आज का एपिसोड एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू होगा दैट व्हाट मेक्स द परफेक्ट एथलीट। एक परफेक्ट एथलीट बनता कैसे है। नाउ आई नो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं है आंसर करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाई आज के एपिसोड के लिए आई ब्रॉट इन डॉक्टर मनी शर्मा. Dr. Mani Sharma has a PhD in sports physiology. He is also a ranked placeholder in CrossFit and also is trained in martial arts. वो taekwondo and judo दोनों खेल चुके हैं at the national level. इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में हम लोग एक ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल से हटके बहुत ही ज़्यादा इन्नेट, बहुत ही ज़्यादा बेसल लेवल पे बात करते हैं. We talk about the basics of sports psychology. We talk about genetics. We talk about physiology. We talk about injuries. We talk about each and everything that are actually crucial ताकि कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो 3 का हो या 30 का हो, एक स्पोर्ट में, एक अपनी चॉइस की स्पोर्ट में महारत हासिल कर सके. Now while Dr. Mani brought in a lot of facts, he brought in a lot of technicalities as well. मैं चाहूँगा कि आप आज का एपिसोड एक पेन और पेपर लेकर बैठें. Because you would want to press pause in between, you would want to take notes and I would want you to do that as well. Because एक पॉडकास्ट सुनने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठें. तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सहगल. यू आर लिसनिंग टू द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट. आज के गेस्ट हैं डॉक्टर मनी शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द परफेक्ट एथलीट. लेट्स डाइव इन. मनी सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए. बहुत ही बढ़िया. वेलकम टू द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट. थैंक यू. बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत लगी आने में यहाँ तक आई गेस. एक बात बताओ मेरे को, जब हम एक बात करते हैं ऑफ अ क्रिएशन ऑफ एन एथलीट, तो ये जर्नी एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है? लाइक बचपन से या फिर जेनेटिकली ये लाइक किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इंग्रेन्ड रहती है या एनवायरनमेंट की वजह से? बेसिकली एक जो एथलीट होता है वो पैदा भी होता है और बनाया भी जा सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है. सेकेंडली आपको नर्चर कैसा प्रोवाइड हो रहा है. अगर आपका नेचर तो है एथलीट वाला, बट अगर नर्चर वैसा प्रोवाइड नहीं हुआ, आपको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिला, आपको कोच वैसे नहीं मिले, तो वो वेस्ट हो जाएगा. तो आपके जेनेटिक हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, बट अगर नर्चर नहीं मिला तो आपको डायरेक्शन कभी नहीं मिल पाएगी. तो नर्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक्स आपको उसमें हेल्प करेंगे. नर्चर को अगर सिंप्लीफाई करना हो, बिल्कुल, तो आप उसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमें गाइडेंस मिल रही है, जो भी हमारे को हमारी ईटिंग हेल्दी लाइफ में जो भी आपके फैमिली से आ रही है, वो सब नर्चर है. और नेचर जो आपको जेनेटिकली मिला है, जो आपके फोर फादर से मिला है, और जो आपके जो भी इन्वायरमेंट है उसके थ्रू बैक हैंड से आ रहा है, वो हमारा नेचर है. गौरन, तो जब हम बचपन की बात करते हैं, बचपन में कोई भी बच्चा है, वो 5 साल तक का मान लो, उसके कुछ एक की मूवमेंट्स होती हैं. जैसे वो दौड़ना सीखता है, गिरता है, चढ़ता है, क्लाइंबिंग वगैरह लर्न कर रहा होता है वो एक टॉडलर. ये सारी मूवमेंट्स कहाँ तक इम्पॉर्टेंट हैं एक बच्चे को, लाइक अडल्टहुड तक का जो अपना टाइम पीरियड है उसमें उसका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम प्राइम करने के लिए, लाइक उसको शेप करने में कितना इंपॉर्टेंट है ये? जो आपका टोडलर पीरियड है, जो आपका चाइल्डहुड है, उसमें जितनी वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट होंगी, उतना आपके लिए जो न्यूरो मूवमेंट्स हैं आपकी, और वो ग्रो करने के लिए. अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रही है, किसी किसी के ऐसा होता है कि बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो, और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं, तो वो बच्चा उतना ही कम ग्रो कर पाता है. और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होंगी, वैरायटीज़ ऑफ मूवमेंट, उतनी आपकी जितनी डायमेंशनल में वैरायटीज़ ऑफ मूवमेंट होंगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे. इसीलिए जो जिम्नास्टिक है उसको मदर्स ऑफ गेम्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटीज़ ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैं. तो आप जब भी देखेंगे एक बच्चे को हम स्टार्ट करवाते हैं जिम्नास्टिक से, और उसके बाद जब उसकी ऑल ओवर ग्रोथ हो जाती है, जितने भी न्यूरो फंक्शंस हैं, मस्कुलर एंड मोटर स्किल है, जब वो ग्रो हो जाएगी तब एक बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा. अगर नहीं करवाएंगे तो उसका माइंडसेट भी वैसे नहीं बनेगा, और न्यूरोमस्कुलर जो भी चीज़ें हैं वो डेवलप नहीं कर पाएंगी. मूवमेंट्स और डायमेंशंस, कैसी मूवमेंट्स
जैसे जैसे 3 है मेरे पास जो अभी लिखी हुई है, चढ़ना, दौड़ना और गिरना, 3 है। इसके अलावा और कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं? जितनी भी हमारी फंक्शनल मूवमेंट है, क्रॉलिंग हो गया, पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, रनिंग हो गया, और जितनी भी ऐसी फंक्शनल मूवमेंट है वो सब एक बच्चे की हेल्प करते हैं। बट इसमें जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसमें डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जब बच्चा स्टार्ट करता है तो क्रॉलिंग से स्टार्ट करता है, जैसे जैसे वो ग्रो होता है वो वॉकिंग पे आता है, फिर और ग्रो करता है वो रनिंग पे आता है। एक बेसिक रनिंग तक डेवलप हो गया कि रनिंग में सिर्फ स्टेप सीखे हैं। अब जैसे और ग्रो होगा बच्चे की और स्पेसिफिकेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ट्रेनिंग के मेथड चेंज हो जाएंगे। फिर हम देखने लग जाएंगे स्पीड आ रही है नहीं आ रही, उसका पैटर्न कितना अच्छा है, जो मूवमेंट पैटर्न है, फिर मूवमेंट पैटर्न पे काम करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा उसका मूवमेंट सेम रहेंगी बट उनके पैटर्न चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मसल मैच्योरिटी। गॉट इट। और डायमेंशंस, किस सेंस में डायमेंशंस माने? डायमेंशन इन द सेंस कि आप जो भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसका जो भी पीरियड है, लाइक उसका चाइल्डहुड है, उसका अडोल्सन है, उसका अडल्टहुड है, तो उसमें जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है उसके बेसिस पे जो मसल मैच्योरिटी आ रही है वहाँ पर उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगी। लाइक जब हम एक अडल्ट चाइल्डहुड में होते हैं वहाँ पर हम बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहे होते, वहाँ पर हम वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेन करते हैं। लाइक हम उसको उसकी एंड्योरेंस भी ट्रेन करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी हम स्पेसिफिकेशन पे आ जाएंगे। लाइक मुझे किसी की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गई, अब मुझे किसी बच्चे की सिर्फ स्पीड बढ़ानी है, किसी का आउटपुट निकालना है, पावर जनरेट करवानी है, किसी की कोई गेम है उसकी मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू गेम, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वैसे वैसे चेंज होती रहेंगी। तो कोई एक गोल्डन टाइम पीरियड भी है जहाँ पे लाइक ये सब कुछ ट्रेन करना बेस्ट है ताकि कि बॉडी भी उसको रिटेन कर सके एंड उसको अडेप्ट भी कर जाए बॉडी? कोई गोल्डन टाइम पीरियड की विंडो रहेगी? हाँ, हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो हमारे 6 to 12 ईयर्स है उसमें आप जितना अच्छे आप मूवमेंट वाइज ग्रो करेंगे उतना आपको हेल्प करेगी आगे इन फ्यूचर। तो जो 6 to 12 है उसमें आपको अपनी जो मोटर स्किल्स हैं रिफाइन करनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए। जैसे आप 6 to 8 तक रहेंगे आप उसमें बेसिक चीज़ें डेवलप करेंगे, फिर धीरे धीरे रिफाइनेश की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 12 के बाद क्या होता है? 12 के बाद आप स्पेसिफिकली ट्रेन होने लग जाते हैं। तो उस स्पेसिफिकली में वो बिल्कुल गेम ही अलग हो जाती है। ओलंपिक में आप देखेंगे जिम्नास्टिक में जो है वो 9 ईयर्स की भी एक गर्ल है वो भी पार्टिसिपेट कर रखा है। जैसे जैसे गेम वाइज चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे हम लिफ्टिंग की बात करते हैं तो उसमें 18 जो है ईयर है वो 18 to 25 वो गोल्डन पीरियड है। जिम्नास्टिक में 9 to 18 वो गोल्डन पीरियड है। स्विमिंग में 15 to 22 23। तो हर गेम के अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हर मोटर स्किल के अकॉर्डिंग। जो भी आपका जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का एक अलग पीरियड है, रिएक्शन टाइम का एक अलग पीरियड है जिसमें आपका न्यूरोमस्कुलर बहुत ज़्यादा काम करेगा, स्ट्रेंथ का जिसमें मसल में चोटी आएगी क्योंकि टेस्टोन लेवल आपकी 18 और 16 के बाद डेवलप होने लगते हैं, इसलिए वेट लिफ्टिंग में 16 के बाद ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये सब डिपेंड करता है गेम वाइज आप किस डोमेन पे ज़्यादा वर्क करने वो चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें सेट होती हैं। गॉट इट। आई थिंक पहले क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन होगा, नेचर वर्सेस नर्चर में आखिर जीतता कौन है? नेचर वर्सेस नर्चर में जीतता कोई नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है। Okay. अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम किसी एक प्रोस्पेक्टिव पे काम करें, लाइक मैंने देखा कि कोई बच्चा है जिसके जेनेटिक बहुत अच्छे हैं, वो कभी प्लेयर बन पाएगा नहीं अगर उसका नर्चर वैसा नहीं होगा तो। और अगर किसी बच्चे का नर्चर वैसा है कि इन्वायरमेंट है, लाइक मैंने गेम ज्वाइन करी टाइकोंडो, ठीक है, बट मेरे मसल फाइबर जो थे वो रेसलिंग के लिए थे, पावर गेम के लिए थे, वेट लिफ्टिंग के लिए थे, बट मैंने ज्वाइन कर ली स्पीड गेम। तो वहां पर क्या हुआ, मैं उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाया जितना अच्छा मुझे करना चाहिए था। तो मेरे नर्चर और नेचर दोनों मैच नहीं हो पाए।
समझ गया। जिस बच्चे के नर्चर और नेचर मैच हो जाएगा वो बच्चा एक बहुत अच्छा एथलीट या जो भी जिस भी कंडीशन में वो अच्छा ग्रो कर पाएगा। Got it. अगर आप किसी एक पे डिसबैलेंस है तो रिजल्ट दे पाएगा बट उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकल पाएगा उस चीज का। समझ गया। लाइक किसी का मुझे 100% निकालना है, मैं उसका अगर सिर्फ नेचर पे बात करूं तो मैं उसका 80% निकाल दूंगा। Yeah. अगर मेरे को किसी का नर्चर बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट वैसा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छे उसमें मिल रही है, लाइक कोई इंडिया प्लेयर के आगे पैदा हो गया घर में जिसके पापा जूडो खेलते थे, अब उसके पापा ने जिद लगाई है मेरे को अपने बच्चे को जूडो प्लेयर बनाना है, बट बच्चा तो मैराथन वाला है, टाइप 2 है फाइबर, जिसमें एंड्योरेंस गेम अच्छी खेल सकता है। जूडो जो है पावर बेस्ड गेम है, मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए, बट बच्चे के टाइप नहीं है। बच्चे की लिम लेंथ अलग है, वेट लिफ्टिंग क्या पैदा हुआ है, बच्चे की लिम लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वेट लिफ्टिंग में। तो नर्चर एंड नेचर का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें किसी भी। एक चीज बताओ, कोई छोटा बच्चा है आपके पास आ रहा है, मतलब 5 से 8 साल के बीच की उम्र का, अगर आपको उसका एथलेटिक पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली अभी इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर तो ये ऑलरेडी फॉलो हो रही हैं साइंटिफिकली चीज़ें, बट इंडिया में क्या हो रहा है, लोग जो रिलेटिव्स होते हैं उनका जो बच्चा कर रहा होता है उसमें जाते हैं, जो घर के बिल्कुल सामने अकेडमीज होती हैं उसमें ज्वाइन करवाते हैं, बट एक्चुअली में किसी भी एथलीट को अगर ट्रेन करना है या गेम्स या स्पोर्ट्स में डालना है वो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होता। इसीलिए हमने भी अभी एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम जिसमें हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं एक बच्चे के लिए क्या कौन सी गेम बेटर है, जिसमें हम देखते हैं बच्चे की स्पीड अभी क्या है, उसकी ग्रॉस मूवमेंट कैसी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उसका मसल बैलेंस कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको गेम डिसाइड करके देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर आपने देखा होगा किसी को हम कहते हैं कि ये इतना सा बच्चा है इसमें जान बहुत है, और किसी को हम कहते हैं इतना सा बच्चा है मगर ये पूरा दिन भागता रहता है थकता ही नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है वो जादू है, उसके मसल टाइप वैसे हैं। और किसी बच्चे को हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत लंबा जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, किसी को हम कहते हैं कि ये बहुत छोटा रहेगा जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी। तो हमें पता लगा कि उसकी जो गेम है शॉर्ट वाली गेम अच्छी है या लॉन्ग जिसमें लॉन्ग हाइट चाहिए उस वो वाली गेम अच्छी है, उसकी लिम लेंथ जो है वो आइडेंटिफाई करके, तो इसके बेसिस पे हम किसी भी बच्चे की गेम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस गेम या स्पोर्ट्स में जाएगा और उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो इससे हम डिफाइन कर पाएंगे। कोई एक बच्चा होगा जिसको आप रिजेक्ट करोगे? रिजेक्ट इन द सेंस अपनी गेम के लिए या इन जनरल ट्रेन करने से? नहीं, इन जनरल हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि आपकी कोई भी स्टेज है, मेडिकल कोई इशू है तो वो डिफरेंट बिल्कुल अलग है। अगर कोई बच्चा है किसी भी स्टेज पे, मतलब उसका हो सकता है कि उसकी कोई ग्रॉस मूवमेंट ना कंप्लीट हो या उसकी किसी भी स्टेज पे मसल इम्बैलेंस हो, तो अगर हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ, उस बच्चे का रिजेक्शन नहीं है वो। अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा रिजेक्शन है कि मैं उसकी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन नहीं कर पाया, तो वो बच्चे का रिजेक्शन नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ में भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो अगर कोई भी ऐसा होता कि रिजेक्ट हो सकता तो पैरा ओलंपिक में आप देखो जिसके हाथ नहीं है वो मेडल मार रहे हैं, जिसके पैर नहीं है वो जो नॉर्मल चल रहे हैं मतलब ठीक ठाक है उनसे ज़्यादा अच्छा भाग रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो रिजेक्शन बच्चे का नहीं है। अगर मैं कर रहा हूं या कोई भी ऐसा है जो बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है तो वो ट्रेनर या कोच की इनकैपेबिलिटीज है। ग्रॉस मूवमेंट मतलब? ग्रॉस मूवमेंट मतलब जो भी आपकी जैसे वॉकिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, आपका सिटिंग पैटर्न हो गया, जो भी छोटी छोटी मूवमेंट है जो एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है वो ग्रॉस मूवमेंट है। रिफाइन मूवमेंट जितना आप जैसे रनिंग हो गया ये रिफाइन है, वॉकिंग ग्रॉस है, रिफाइन मूवमेंट फाइन मूवमेंट जो है वो आपकी रनिंग हो गया। जो भी एडवांस चीज़ें हैं वो सारी रिफाइन मूवमेंट, ग्रॉस मूवमेंट जो बेसिक मूवमेंट है, फंक्शनल मूवमेंट है, क्रॉलिंग वॉकिंग रनिंग वॉकिंग क्रॉलिंग ये सब। मेरे को एट 32 years of age आई नो दैट कि मेरी लेफ्ट थाई राइट थाई से थोड़ी इट इज़ मोर एडवांस्ड बिकॉज राइट में ACL नहीं है। आई नो दैट माई लेफ्ट arm in general has more hypertrophy versus my right, but right is more stronger.
एंड ऑल द इम्बैलेंसेस जो भी मेरी बॉडी में है, बच्चे में कौन कौन से इम्बैलेंसेस हो सकते हैं एंड क्यों? बच्चे में अगर हम बात करें तो हो सकता है किसी का थाई ज़्यादा डोमिनेंट हो और हैमस्ट्रिंग वीक हो। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, हो सकता है किसी का चेस्ट मसल में ज़्यादा एनर्जी हो, मतलब पावर हो, स्ट्रेंथ हो, और बैक में कम हो। गॉट इट। कोई आपने देखा होगा कि मैं भाई डेडलिफ्ट तो कम मार पाता हूँ मगर बेंच प्रेस बहुत अच्छी मारता हूँ। कोई कहता है मेरे से स्क्वाट कितना भी लगवा लो मगर बेंच प्रेस नहीं लगती। ठीक है, कोई कहता है मेरे डेडलिफ्ट कितनी भी लगवा लो बट मैं बेंच प्रेस नहीं कर सकता, इतनी हैवी। हाँ. तो मसल अगर हम ऐसे बात करें तो बच्चे में हम ऐसे पता लगाते हैं, जैसे भी आपने बात करी कि लेफ्ट साइड राइट साइड, और किसी के थोरेसिक में लेफ्ट साइड राइट साइड, वो स्पेसिफिकली हम एथलीट पे काम करते हैं जब हम स्पेसिफाई करते हैं या जिसको उस बेसिस पे काम कर रहे हो। बट हम जब जर्नल उसमें बात करते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, अपर और लोअर हो गया, ऐसे लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज, ऐसे देखते हैं। बट जब हम स्पेसिफिकली एथलीट को ट्रेन करते हैं तो हम वहां पर ऐसे भी देखते हैं कि लेफ्ट लेग ज्यादा काम कर रहा है, जैसे आपने बताया राइट साइड कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैं लिफ्टिंग की बात करूं, आपको उसमें जर्क करना होता है तो डोमिनेंट जो लेग होगा वो आपका आगे आएगा। ठीक है, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है कि डोमिनेंट लेग कौन सा है ना। और मान लो किसी का जर्क करते हुए लेफ्ट जो हैंड है वो ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, एल्बो बैंड आ रही है, तो वहां पर इम्बैलेंस कहाँ से आ रहा है? हो सकता है वो आपके शोल्डर से आ रहा हो सकता है रोम्बोइड से आ रहा हो। तो वो पूरा एक स्क्रीनिंग होती है, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग, उसमें हम टेस्ट करते हैं। ये एथलीट या जिसको उस बेसिस पे काम करना हो उसके लिए। गॉट इट। फॉर द पेरेंट्स, वो कैसे मेजर कर सकते हैं अपने बच्चों की कि वो ग्रॉस मूवमेंट्स उनकी ठीक हैं या फिर कोई मस्कुलर इम्बैलेंस तो नहीं है? घर पे कैसे देखा जा सकता है? नहीं जा सकता? देखा जा सकता है। इसके छोटे छोटे टेस्ट हैं, जैसे रूलर, स्केल रूलर हैंड टेस्ट। ठीक है, वन सिंगल लेग होल टेस्ट, ऐसे छोटे छोटे टेस्टेज हैं जो डिफाइंड हो रखे हैं। वो आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। उसकी पूरी लिस्ट है, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। वो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक टर्म में चेक करना है वो एक डिफरेंट मैनर है। तो आपके पास कोई स्टूडेंट आया, बिल्कुल ठीक है, एक ऑप्टिमम एज पर आया है जो उसकी ट्रेनिंग की ऑप्टिमम एज है, आप आगे कैसे बढ़ोगे? लाइक व्हाट ऑल पैरामीटर्स वुड यू चेक, व्हाट ऑल इम्बैलेंसेस वुड यू चेक, एंड क्या किसी अलग स्पोर्ट की अलग मेट्रिक होती है? जैसे फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए अलग अलग मेट्रिक्स होंगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली अगर मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि उसकी मूवमेंट, जो बॉडी की मूवमेंट है वो कैसी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, वो हम फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग जो भी बताया, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग के थ्रू चेक करेंगे। अगर कोई जर्नल क्लाइंट आता है तो हम उसकी जर्नली चेक कर लेते हैं, और कोई एथलीट आता है तो हम वीडियो स्क्रीनिंग भी कभी कभी करते हैं, जिसमें हम डीप एनालिसिस करते हैं कि मूवमेंट तो हो रही है बट कहाँ कहाँ मेजर मोबिलिटी की ज़रूरत है, जॉइंट्स में कहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो सब चेक करते हैं। सेकेंडली मसल इम्बैलेंस, कि मसल ऐसा तो नहीं है कि किसी की, जैसे ऐसा हो सकता है कि 19-20 किसी लेफ्ट राइट साइड चलती है मगर कोई ज़्यादा ही किसी प्रॉब्लम से आ रहा हो, ठीक है, और उसने कभी ऐसी कोई मूवमेंट ही परफॉर्म ना करी हो और उसकी वजह से ज़्यादा उसका डिसबैलेंस हो। ठीक है, हो सकता है उसकी पेक्टोरल जो मसल है वो वीक हो और जो सर्वाइकल है वो ज़्यादा टाइट हो, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को चेक करते हैं। सेकेंडली जो बच्चे का मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये साइकोलॉजिकल वो कैसा है, सबसे मेन वो है। क्योंकि मैं एथलीट बना सकता हूँ बट उसको जो कोचेबल हो, जिसको मैं कोच करूँ वो हो जाए। अगर मेरे पास कोई जोश में मोटिवेशन में आ गया कि मुझे तो करना है बट वो 2 दिन बाद वापस अपनी स्टेज पे आ गया, ठीक है, हो ना हो, तो वो मेरे लिए दिक्कत है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोचेबल जो बच्चा है उसको प्लेयर बना सकते हैं। मैं नेचर चेंज नहीं कर सकता मगर नर्चर तो कर सकता हूँ। तो मैं नर्चर बना के दे दूंगा मगर नेचर में चेंज ही नहीं कर सकता, तो मुझे चेक करना पड़ेगा उसका नेचर कैसा है। तो ये बात हो गई इसकी। अब आपने कहा कि मैट्रिक्स अलग अलग गेम के हिसाब से। अगर हम बात करें जैसे जूडो, अगर हम बात कर लेते हैं तो जूडो में आपको चाहिए मस्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि आपका 5 मिनट्स का राउंड है, आपको 5 मिनट्स तक फाइट करनी है बट स्ट्रेंथ के साथ।
तो आपको यहाँ पर चाहिए मस्कुलर एंड्योरेंस। आप लिफ्टिंग में आ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में आ रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 सेकंड मिल रहे हैं। 3 सेकंड में आपने क्लीन करना है, जर्क करना है, स्नैच करना है। तो यहाँ पर आपके काम कर रहे हैं स्ट्रेंथ, पावर कर रही है बेसिकली। तो आपको 3 सेकंड के लिए आपको आउटपुट निकालना है, तो यहाँ पर आपकी पावर काम आ रही है। वहाँ पर पावर काम आ रही है मस्कुलर एंड्योरेंस के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर काम आ रही है मस्कुलर एंड्योरेंस, उतना हाइपरली एक्टिव नहीं है, बट यहाँ पर पावर काम आ रही है। अगर हम मेरे को किसी को रनिंग के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक स्प्रिंटर के लिए स्ट्रेंथ और पावर काम आ रही है। और अगर मैं वही बात करूँ कि मेरे को मैराथन के लिए काम करना है, ठीक है, तो वहाँ पर प्योर एंड्योरेंस है, तो वहाँ पर एंड्योरेंस काम आ रही है। तो इसमें देखा जाएगा कि बच्चे का लिम जो साइज है वो क्या है, उसका रिएक्टिव टाइम कैसा है, और उसका बॉडी वेट क्या है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, क्योंकि बॉडी कंपोजिशन के ब्याह पे भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, और सबसे ज़रूरी मसल टाइप क्या है। गॉट इट। तो ये जो ट्राई एथलीट्स होते हैं, बिल्कुल, इनका मसल टाइप वगैरह वो कैसा रहता होता है? लाइक ये टाइप 2 होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं इनमें बेसिकली, क्योंकि ये एंडोरेंस बेस्ड गेम है। इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए एक लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक लंबी गेम खेल रहे हो। आपको ट्रायथलॉन में 10 किलोमीटर आई थिंक साइकिलिंग, 1 किलोमीटर स्विमिंग है, 10 किलोमीटर साइकिलिंग है, ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें आपको बहुत देर तक परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको एंड्योरेंस गेम है प्योर, ठीक है। तो प्योर एंड्योरेंस गेम में आपको लंबा चलना है, ठीक। तो लंबा जब आपको चलना है तो प्योर एंड्योरेंस आ गई, तो मसल जो स्लो ट्विच फाइबर है वो आपके हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें आपके जो स्लो ट्विच फाइबर हैं वो आप ट्रेन कर सकते हो एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस बेस पे। बट अगर आप टाइप 1 देखोगे जिसमें फास्ट ट्विच है, वो आप उतने एफिशिएंटली ट्रेन नहीं कर सकते एंड्योरेंस बेस्ड गेम के लिए। एक बार उनको क्लासिफाई कर दो, लाइक टाइप 1 कौन से हैं, टाइप 2 कौन से हैं, कोई सब डिविजन्स भी हैं अगर इनके बीच में या नहीं? ओके, टाइप 1 फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर। अब टाइप 2 मसल फाइबर में टाइप 2A और टाइप 2B होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं। जितने भी एंड्योरेंस बेस्ड गेम है वो होते हैं टाइप 1, क्योंकि उसमें एंड्योरेंस बेस है। लाइक जो मैराथन है या 5 किलोमीटर है, ये जितने भी एंड्योरेंस बेस्ड गेम है ये सब टाइप 1 में आएंगे। और टाइप 2 में फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं, जितने भी पावर और स्ट्रेंथ बेस्ड गेम है। अब जो टाइप मैंने बताया टाइप 2A, इसमें स्ट्रेंथ, प्योरली स्ट्रेंथ बेस। और जो है टाइप 2B, इसमें जितने भी हैं पावर बेस्ड गेम जो थोड़ा लंबा चलते हैं, वो प्योर स्ट्रेंथ थी। यहाँ पर स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस थोड़ा सा आ गया, लाइक जिसमें आपको रेपिटेशन या 10-15 सेकेंड के लिए काम करना है, जैसे स्प्रिंट, 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब टाइप 2B में आ जाएंगी। वेट लिफ्टिंग में प्रेडोमिनेंटली कौन से मसल फाइबर्स यूज होते हैं? टाइप 2 फाइबर डोमिनेंटली उसमें काम करते हैं, और टाइप 2 में टाइप 2A काम करते हैं। गॉट इट। कोई तरीका है लाइक कि टाइप 2 को एक्सक्लूसिवली टारगेट किया जाए हाइपरट्रोफी के लिए? टाइप 2 के लिए इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, टेम्पो बेस होती है, और हाइपरट्रोफी पे आप जब काम करते हैं, रेपिटेशन वर्क पे काम करते हैं। बट जो हम ये कर सकते हैं कि किसी के ऐसे है कि 90% टाइप 1 है और 10% टाइप 2 है, तो हम ट्रेन करके उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई एथलीट है जिसको टाइप 1 से टाइप 2 में आना है, तो वो पॉसिबल है, बट अग्रेसिवली नहीं। ठीक है, उसमें 30% 40%। बट अगर कोई टाइप 2 है, उसको 1 में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फास्ट ट्विच फाइबर जो स्ट्रेंथ बेस है उसको एंड्योरेंस बेस में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट अगर वहीं हम इसका अपोजिट बात करें तो वो थोड़ा सा इजी साइड पड़ता है एज कम्पेयर टू टाइप 2 को 1 में लाने के लिए, फास्ट ट्विच से स्लो ट्विच में ले जाने के लिए। गॉट इट। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इम्बैलेंसेस रह गए कि कौन कौन से इम्बैलेंसेस आप चेक करोगे? इम्बैलेंसेस जैसे बताया कि किसी के सबसे पहले डोमिनेंट साइड कौन सी है। ठीक है, डोमिनेंट साइड चेक करने के बाद उसकी जो बॉडी है वो लेफ्ट एंड राइट साइड में कितना प्रोपोर्शनल काम कर रही है, क्या वो इक्वली काम कर रही है या कहीं पर उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कोई 10 की पावर जनरेट कर रही हो और कोई 9,
ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है या सेम भी काम कर सकती है। और मसल इम्बैलेंस में हो सकता है कि मसल इम्बैलेंस के साथ हम मोबिलिटी भी ऐड कर लेते हैं कि उसकी मोबिलाइजेशन उतनी हाईली एक्टिव है जितना मुझे चाहिए या नहीं, और या उतनी हाईली एक्टिव ना हो जितना मुझे चाहिए ही नहीं। अगर आप देखें कोई योगा करता है जैसे, ठीक है, मैं किसी को ऐसा नहीं बता रहा कि गलत या सही, मैं बस कंपैरिजन बता रहा हूँ। कोई योगा करता है, बहुत हाईली मोबिलाइज है, वो बंदा उतना स्ट्रेंथ नहीं होगी उसके पास, क्योंकि उसके जो मसल फाइबर है वो ओवर हाइपर स्ट्रेच्ड हो चुके हैं। तो उसमें स्ट्रेंथ के लिए उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ है वो उतनी एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी अगर कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड काम करेगा। तो अगर कोई हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो योगा के थ्रू योगा, कुछ बच्चे जेनेटिकली भी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको लिफ्टिंग की साइड उतना पुश नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं उनको उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ जनरेट करूंगा, उनका फाउंडेशन वैसा बनाऊंगा, उसके बाद चीज़ों को लिफ्टिंग की तरफ लाऊंगा। मेरा दोस्त है एक, मेरी हाइट का ही है, सेम फ्रेम सेम बिल्ड, उसकी जो एल्बो है, ठीक है, वो हाइपर एक्सटेंड कर जाती है बियॉन्ड लाइक जहाँ पे क्लोज होता है। मेरी नहीं होती, बट पहले थोड़ी होती थी। क्या ये चीज़ गलत है? कुछ भी गलत और सही नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि आपको मूवमेंट क्या करनी है। ठीक है, आपको आपके लाइफस्टाइल में अगर कोई चीज़ आपको इतना हाइपरली प्रॉब्लम नहीं कर रही है, ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर कर सकती है तो आपको ठीक करने की जरूरत है। मगर ऐसी चीज़ है कि जो आपको ना इन फ्यूचर तंग करने वाली है और ना अभी कर रही है, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ एंड साइड है। मगर अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी भी आपको तंग कर रही है और फ्यूचर भी कर सकती है, या अभी तंग नहीं कर रही है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, बट इन फ्यूचर कर सकती है, उसको हमें मैनेज करना चाहिए, उसको हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना चाहिए। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर लाइक दो लोग हैं हु आर लाइक सिमिलर इन हाइट, वेट, बिल्ड, स्ट्रक्चर एंड ऑल, फिनोटाइप दोनों का काफ़ी हद तक सिमिलर है अगर, तो उनमें कहाँ तक लाइक हम लोग जेनेटिक जो हमारा मेकअप है, जो उसका फिनोटाइप बन रहा है, कहाँ कहाँ तक डिफरेंशिएशन के हम लोग पैरामीटर्स अलाउ कर सकते हैं। मेरा सिर्फ वो था एक, जैसे मतलब बेसिकली इम्बैलेंस इज नॉट इन अ बॉडी बट इन टू डिफरेंट पीपल हु हैव गॉट लाइक अ सिमिलर फिनोटाइप। मेरा ये था बेसिकली आप बाहर से सेम दिख सकते हैं, हाँ, बट अंदर से नहीं। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो कोई भी दो पर्सन हो, किसी भी बिल्ड के हो, बिल्कुल सेम हो एग्जैक्टली, ठीक है। इवन अगर हम बात करें दो भाई जैसे ट्विंस होते हैं जो, वो भी सिमिलर नहीं होते, हाइट सेम होती है, सब कुछ होता है, बट बॉडी जो काम करती है वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर मैं ऐसे उनको एस्ट्रोलॉजर बेसिस पे ले जाऊं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेम उस पे पैदा होते हैं मगर दोनों की लाइफ अलग होती है। तो अगर एक ही प्लैनेट में दोनों पैदा हो रहे हैं तो बिल्कुल सेम लाइफ होनी चाहिए, है ना। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी फेल हो जाते हैं इन चीजों के सामने। तो ये जो बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आप किसी और काम कर रहे हो, मैं मेरी फंक्शनल मूवमेंट कुछ और है, ठीक है। तो आप बाहर से तो हम देख सकते हैं कि आप दोनों सेम है, ठीक है, मगर जब आप फंक्शनलिटी पे आएंगे ना तो बिल्कुल अलग होगी। बस एक सेट रूल होंगे, गाइडेंस होगी जो मैं दोनों पे अप्लाई कर सकता हूँ कि आपकी लिम लेंथ है और उनकी सेम है, तो आपके स्क्वाट की पोजीशन ये होनी चाहिए। समझ गया, ठीक है, आपकी दोनों की मोबिलिटी सेम है, आपकी लिम लेंथ सेम है, ठीक है, आप सेम वेट, स्ट्रेंथ भी सेम है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके स्क्वाट की पोजीशन ये होनी चाहिए, डेडलिफ्ट की होनी चाहिए, मगर वो भी उतना सेटेबल यूज नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्म होती है वो हर पर्सन के लिए अलग होती है। तो जो रूल बुक है वो एक सिर्फ गाइडेंस है, बट जो डिफरेंशिएट करता है वो सबकी बॉडी पे अलग होता है। इसीलिए एक कोच का काम आता है। हम क्या करते हैं, हम 20 दिन जिम गए, 30 दिन जिम गए, या 5 महीने गए, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, हम सामने वाले को ट्रेन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपने अपनी बॉडी के लिए सीखा था, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आपकी बॉडी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मगर आप गए अपने भाई को ट्रेन करने, बहन को ट्रेन करने, उनकी बॉडी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ये काम होता है एक कोच का, जो इन चीजों को समझ के उसको उसके ऊपर काम करता है। मगर हमने क्या किया, हमने जो सीखा हमने उसके बेस पे उस पे अप्लाई कर दिया। मगर मैंने तो आप मेरे से सीखने आए थे सिर्फ अपने बेस पे, मैंने आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, मैंने आपको आपके बेस पे सिखाया था। मगर आपने ये चीज़ अपने उस पर, फिर इंजरी हो जाती है, ठीक है, फिर वर्कआउट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाँ, तो हम क्या, एक सिनेरियो बनता है आजकल
कि वर्कआउट ही बेकार होते हैं, वर्कआउट करना नहीं चाहिए। Yeah. ठीक है, तो इस बेस में होता है, ये आपको हो सकता है कि कोच अच्छा ना मिला हो, जो कोच हो वही ऐसे बनाओ, जो भी मैंने एग्जांपल दिया Exactly. कि वो 5-6 महीने जिम गया तो वो कोच बन गया। हाँ. तो ये सिनेरियो ऐसे काम करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि जिम में आजकल ये चलता है ना, अरे भाई मैंने तो 6 महीने के लिए पीटी ले ली, आज आप तू और मैं साथ मिलकर ट्रेन करेंगे। हर टाइम पे हर चीज अलग होती है। आप जो पिछले कुछ लोग कहते हैं मैंने 6 महीने, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, मैंने 6 महीने कर लिया, साल भर कर लिया, अब मुझे ट्रेनर या कोच की जरूरत नहीं है। उस टाइम आपकी एज 29 थी, अब आपकी एज 30 है। उस टाइम पे आपके पास वर्कलोड कम था, अब ज्यादा है, या उस टाइम पे ज्यादा था, अब कम है। ठीक है, आपकी लाइफ हर महीने हर सेकंड चेंज हो रही है, तो आपको हर टाइम पे कोच की नीड है, क्योंकि वो उसने उस टाइप की एजुकेशन ली है ना, क्योंकि उसको पता है किस सिनेरियो में क्या काम करना है। आप पहले मैरिड नहीं थे, अब आपकी मैरिड हो, अब मैरिज हो गई है। ठीक है, तो सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, अब हो सकता है कि आप पहले जॉब करते थे, अब बिजनेस करने लग गए। तो जब सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो ऐसा नहीं आपके एनाटॉमी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सब सेम रहेंगी, सब कुछ चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेनिंग प्लान होगा। ऐसे नहीं है जो मैं जो 2018 में कर रहा था और वो अभी करूं तो बिल्कुल मैच नहीं होगा। 2018 में मैं फिटनेस टीन बना था, वो ट्रेनिंग पैटर्न अगर मैंने अभी फॉलो कर लिया, क्योंकि अभी मेरी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है, उसके कंपैरिजन में मैं मर जाऊंगा। अब मैंने सोचा होता, मैंने 2018 में जो मेरा प्लान लिखा हुआ है वो फॉलो कर लेता हूँ, समझ रहा हूँ, काइंड ऑफ लाइक हो गया मेरा। तो मैंने ये चीज़ नोट करी है, पर्सनल स्टोरी टाइम, कि 2019 में 18 में मैं जिस तरीके से ट्रेन कर रहा था, 2018 में तो आई वॉज ट्रेनिंग 6 days a week, 2019 में आई वॉज ट्रेनिंग 4 days a week, 2020 में भी आई वॉज ट्रेनिंग 6 days a week, बट 2022 के बाद से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग 3-4 days a week, and that has given me better results in comparison to working out 6 days a week. अब कह लो कि मसल मैच्योर हो गई है, या फिर कह लो कि रेस्ट ज़्यादा मिल रहा है बॉडी को, XYZ रीजन हो सकते हैं इसके, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार, कि वो पुराने वाले लाइफस्टाइल के साथ नहीं झेल सकता मैं। हाँ, मैं कैलोरीज पूरी खा सकता हूँ, कैलोरीज पूरी कर सकता हूँ मैं अपनी, बट मैं उस हिसाब से ट्रेन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स लाइफ डिड कैच अप विद मी। हाँ, यही तो एक काम होता है ना एक कोच का, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमको हर एज में हर सिचुएशन में एक कोच की नीड होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है सिर्फ फिटनेस में, आपके पूरे लाइफस्टाइल में। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो उसमें, ठीक है, हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको, या आप कोई चीज सीख रहे हो, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप ओलंपिक प्लेयर है, ओलंपिक प्लेयर को कोच की नीड नहीं होती, एब्सोल्युटली, बल्कि उनको और ज्यादा एडवांस कोच की नीड हो जाती है उस टाइम पे, है ना। क्योंकि अब मैं मान लूं मैंने एक ओलंपिक में किसी ने गोल्ड मारा, अब उसका हो गया, उसने तो सब कुछ सीख लिया, वो तो उस वेट कैटेगरी का, उस गेम का भगवान हो गया ना, तो अब उसको कोच की क्या नीड है, वही तो है ना। बट उसने तो बहुत एडवांस पैसे दिए हुए हैं, बहुत एडवांस कोच हायर किए हुए हैं, तो ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि हर लेवल पर हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को कोच की नीड होती है। बिल्कुल, गॉट इट। वापस आते हैं थोड़ा एक्सटेंड हो गए हम। मेरे को एक बात बताओ, जो एक हम लोग परफेक्ट एथलीट की बात कर रहे हैं, लाइक क्रिएशन ऑफ दिस एथलीट, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? लाइक आपके हिसाब से वो दिखता कैसे है? ठीक है, एंड मतलब उसमें सिर्फ हाइपरट्रोफी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, क्या एस्पेक्ट, क्या चीज़ें रहेंगी इन द क्रिएशन ऑफ अ परफेक्ट एथलीट फॉर यू? जो भी एक एथलीट होता है, सबसे पहले हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि वो मस्कुलरली उतना हाइपर वो नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, कि वो हाइपरट्रोफी उसकी इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, या उसकी हाइपरट्रोफी इतनी कम होगी। ये सब सेट होता है अकॉर्डिंग टू गेम। अगर आप योगा में देखें, बिल्कुल पतले, ठीक है, अगर हम जैसे अब नॉर्मल कहते हैं कि ये तो डंडे टाइप आदमी है, वो वैसे होंगे, ठीक है। अगर हम वहीं पर बात करें कि एक स्प्रिंटर की थाई इतनी भारी भारी होंगी, है ना। तो ये सब डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू गेम। हम वेट लिफ्टर की बात करें, उसकी बिल्ड बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होगा,
ठीक है, और एक स्विमर की बात करें वो एक वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं बास्केटबॉल प्लेयर, वो 6'2" का होगा, बिल्कुल पतला होगा, हाँ कटिंग होगी, हाँ डेफिनेशन होगी, मतलब मसल मास उतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ तो हर एक प्लेयर में अकॉर्डिंग टू गेम उसके सेट ऑफ टारगेट होता है कि उसकी मोबिलिटी किस रेंज तक होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ किस बेसिस पे होनी चाहिए, पावर किस बेसिस पे होनी चाहिए, उसका रिएक्शन टाइम, किसी गेम में बहुत ज्यादा रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, किसी में मिनिमल चाहिए होता है, किसी गेम में स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है, किसी में मिनिमल चाहिए होती है। जैसे अभी मैंने बात करी कि अगर मैं टाइकोंडो की जगह में रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग में होता तो मे भी ज्यादा आउटपुट दे पाता। क्यों? क्योंकि टाइकोंडो एक स्पीडी गेम है, वहां पर जो लंबे लोग हैं उनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, या उनके लिए वो बेस्ट गेम है, ठीक है। वहीं पर अगर मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था कि मैं छोटा था, हाइट में लाइक 6 फीट नहीं था, ठीक है, और मेरी जो ग्रोथ है, मसल बिल्ड है, वो ब्रॉडर टर्म में, थिन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है मेरा, ठीक है। तो गेम के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया ना। अब ना मुझे कोई देख के बता सकता कि मैं किस गेम का हूँ, या मैं गेम खेलता भी हूँ नहीं खेलता, क्योंकि गेम अलग, स्ट्रक्चर अलग। तो आप किसी भी देख के ये नहीं बता सकते, बस हम उनके डोमेन अगर जज करने हो तो उनके बेसिस पे बता सकते हैं। डोमेन इन द सेंस जो भी स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, ये सब। गॉट इट। तो अगर हम एक परफेक्ट एथलीट की बात करें हु इज वेल वर्स्ड इन ऑल स्पोर्ट्स, वो पॉसिबल है? अगर हम एवरेज हो सकता है, कोई भी अगर कोई एथलीट है वो किसी भी, आपने जैसे बताया कि हर गेम में वो एवरेज हो सकता है, एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एथलीट है वो हर गेम में एक्सपर्ट हो गया, तो किसी गेम में एक्सपर्ट है ही नहीं। क्योंकि एक्सपर्ट का मतलब है कि वो ओलंपिक खेल रहा है या अपने बेस्ट आउटपुट पे है, ठीक है। तो ऐसी कोई बॉडी अभी तक ऐसी बनी ही नहीं है, ठीक है, जो हर चीज में एक्सपर्ट हो। अगर मान लो मैं लिफ्टर हूँ, ठीक है, या मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, तो मैं एक मैराथन वाले को नहीं हरा सकता, मैं एक स्प्रिंटर को नहीं हरा सकता। वहीं मैराथन वाला या स्प्रिंटर मेरे साथ आ जाए लिफ्ट करने में, तो वो यहाँ मुझे नहीं हरा सकते। ठीक है, तो एक्सपर्ट कुछ नहीं है, बट गेम, जैसे भी मैंने लास्ट वाली बात में बताया कि गेम के अकॉर्डिंगली चीजें सेट कम ज्यादा होती हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी रेंज परफेक्ट है या इतनी आपकी रेंज होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी गेम की या इंडिविजुअल। अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें ना, मान लो आप एक इंडिविजुअल नॉर्मल हो जो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने हाथों को ऐसे जॉइंट करो और पीछे ऐसे घुमा के दिखा दो, क्या करोगे आप? आपके लिए कोई काम है? नहीं। आप अपनी टांगों को अपने पैरों के अंदर से निकाल दो, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं। आप 500 किलो का स्क्वाट मार दो या 200 किलो का स्क्वाट मार दो, नहीं है ना काम नहीं है काम आपकी फंक्शनलिटी आपकी काम की है। Exactly. आपकी एक फिक्स रेंज, आप उसमें आपको फिक्स रेंज जो है आपकी, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके उसमें स्ट्रेंथ ऐड करनी है, ताकि आपकी जो फंक्शनलिटी है वो स्ट्रांगली परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ रिजर्व एनर्जी बचे जो आपके इमरजेंसी फंड में काम आ पाए। इमरजेंसी इन द सेंस, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल आपने डेली रूटीन फॉलो कर लिया, अब मैं एकदम से बोल रहा हूँ कोई इमरजेंसी आ गया, आपको भागना है, तो आपके पास एक रिजर्व एनर्जी है जिसमें आप वो काम कर पाओ। आपको कुछ लिफ्ट करना है एकदम से, तो आप इतनी जान है आप में, आप लिफ्ट कर पाओ। मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इमरजेंसी में 500 किलो उठाना पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको 200 किलो उठाना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा होगा कि 200 किलो उठाना होगा, तो आपको विद द हेल्प ऑफ लीवर उठाना होगा। विद द हेल्प ऑफ लीवर वो जो 200 किलो है वो 50 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। अगर हम लीवर, किसी को समझ नहीं आ रहा, लीवर जैसे हम अगर कोई वो है जो आपने देखा होगा चांदनी चौक या जिस बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं, वहां पर एक रिक्शा टाइप होता है, उसमें बहुत सारा सामान डालते हैं और वो जो पतले पतले होते हैं वो खींच के इधर उधर ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ना उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, बट वो एक लीवर है, जो व्हील है उनकी डायरेक्शन प्रोपोर्शन ऐसे सेट किया हुआ है, वो इजिली उसको पुश या पुल कर पा रहा है। बेसिक फिजिक्स। तो आप उसको फिजिक्स के थ्रू आपका माइंड काम करेगा वहां पर, तो आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अपनी बॉडी से ही 200 kg लिफ्ट करना पड़ेगा। Got it. Makes sense. हो सकता है इसका सिंपल आंसर भी हो, द हार्ट इज अ मसल, राइट? जब हम हाइपरट्रोफी की बात करते हैं,
हार्ट कैसे उसके अंदर, लाइक यू नो, हाउ डज हार्ट फिट इनटू द पिक्चर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द हार्ट इज आल्सो अ मसल. बिल्कुल, जैसे और मसल है आपकी बाइसेप है, ट्राइसेप है, क्वाड्स है, वैसे एक हार्ट भी एक मसल है. Yeah. ठीक है, अगर उसकी हार्ट मसल वीक होती है, ठीक है, आप उसको ट्रेन नहीं करते हो, अब बात आती है कि हम उसको ट्रेन कैसे करें. Yeah. तो उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. मे बी हो सकता है आप नॉर्मल आप रनिंग करके कर रहे हो, ठीक है, या रेपिटेशन वर्क आपने जो वेट जो लिफ्ट कर रहे हो उसका रेपिटेशन कुछ ऐसा सेट किया हो जिसमें आप सिर्फ स्ट्रेंथ यूज ना कर रहे हो, आप मस्कुलर एंड्योरेंस पे ले आओ उसको. अब स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस पे कैसे चेंज होगा, आप पहले किसी चीज के 6 रैप कर रहे थे, आप उसको 20-25 रैप्स आ जाएंगे, तो वो आपके हार्ट को भी ट्रेन करेगा. Okay. ठीक है, आप जब स्ट्रेंथ कर रहे थे तो वो प्योरली आपकी मसल को ट्रेन कर रहा था जो और मसल है. ठीक है, तो जैसे जैसे आप हार्ट को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई मसल में ज़्यादा अच्छी पहुंचा पाएगा. ऑक्सीजन जितनी अच्छी सप्लाई होगी मसल्स में उतना अच्छा आपकी मसल की ग्रोथ अच्छी होगी, Got it. रिकवरी अच्छी होगी. बट ये कब, जब आपकी हार्ट की मसल उतनी एफिशिएंटली जितना उसको करना है उतनी एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगी. मैंने बाहर से बहुत अच्छा अपने आप को सेट कर लिया बट मैं इंटरनली वीक हूँ. अब ये क्या कब होता है, जब लोग स्टेरॉइड लेते हैं. तो आपने सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना. तो ये क्यों होता है, हमने ये जाना कि उन्होंने इंजेक्शन लिया और कार्डियक अरेस्ट हो गया या हार्ट फेलियर हो गया, क्योंकि उनके हार्ट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है, उसको इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है जितने के लिए वो ट्रेंड है ही नहीं. और जब वो उतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हार्ट फेलियर, आर्टिक अरेस्ट, ये सब आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट. ये ना थोड़ा सा पर्सनल है बट मैं पूछने वाला हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मेरे को ना कभी कोई बंदा मिलता ही नहीं है जिससे मैं ये चीज़ पूछ सकूं. मेरे को एक चीज़ बताओ, स्टेरॉइड्स और हार्ट अटैक के बीच में हर एक बंदा बोले जा रहा है, यू नो, कि स्टेरॉइड्स लोगे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा. बट देयर आर सो मेनी पीपल who have successfully taken steroids, who are living amazing lives, but at the end of the day उनको कोई भी कहते हैं ना, विजिबल कह लो, इनविजिबल कह लो, साइड इफेक्ट्स नहीं है. ठीक है, चाहे उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए, विच इज़ नॉट बॉडी बिल्डिंग, विच इज़ नॉट स्टेज पे चढ़ना, दे जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड, उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लिए. वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो नहीं कर रहा और वो हार्ट अटैक से मर रहा है? बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. जैसे अगर हम बात करते हैं, हम नॉर्मली इंडिया के कल्चर में पहले बात करते हैं. आप देखो कि जो एजुकेटेड पर्सन है, हाँ, वो इन चीज़ों की नॉलेज एज एन बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से नहीं ले रहे हैं. ओके, ठीक है, लाइक आप भी एक डॉक्टर हैं, हाँ, आपने जो स्टेरॉइड की नॉलेज ली है वो अपने पेशेंट के बेसिस पे ली है. एब्सोल्युटली. ठीक है, आपने कभी बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से लेने की कोशिश करी? नहीं करी. हाँ, ठीक है, मगर लोग यूज कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से. हाँ, तो आप जो हो सकता है 5 ml दे रहे हैं, वो उसको 30 ml ले रहे हैं. ओके, ठीक है, या जो आप 30 ml दे रहे हैं वो उसको 70-80 उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी एज है, वेट है, जैसे उनको मसल बिल्ड करनी है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं. समझ गया. तो उनको जो गाइडेंस है वो कहाँ से मिली? इंटरनेट. हाँ, इंटरनेट पे कभी आपने कोई ऐसा अपना स्टेरॉइड के बारे में सब पूरा ब्रीफली लिखा? कभी भी नहीं. आपने कहीं पे सिर्फ इंटरनेट पर जो आपको एजुकेशन मिली, आपने टेस्ट करके जो चेक किया वो एक बिल्कुल अलग था. हाँ. मगर इंटरनेट पे इतना बेसिक नॉलेज आपने कहीं से एडवांस नॉलेज निकाली? नहीं निकाली. नहीं. मगर मैंने तो निकाल ली, क्योंकि मैंने तो इंजेक्शन दिया है ना भाई हाँ. को. क्यों? और भाई को इंजेक्शन मैंने क्यों दिया है? मेरे 2000 के 5000 हो जाने थे. रिटर्न देख लो मेरी इन्वेस्टमेंट का. समझ रहा हूँ. ये 100% नहीं है, ये 150% है. मैंने 2000 की कोई चीज ली, 1500 पे 5000 पे लगा दी. मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है? समझ गया. वहीं पर जब हम किसी बिल्कुल वेल एजुकेटेड पर्सन के पास जाते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर इन केस समटाइम्स वो पर्सन बहुत सही हो जाते हैं. मतलब जैसे आपने बताया कि लाइफ बहुत बढ़िया जी रहे हैं, बिल्ड बहुत बढ़िया है, ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ना. बट कितने परसेंट? आप, मैं बात करूं आपसे 100 में से कोई 100% ऐसे ले रहे हैं इंडिविजुअल, आप बताइए कि कितने परसेंट सही हैं?
जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं यार ये बहुत ही ग्रे एरिया है। मैं ऐसा बोलता हूँ 15 ठीक है, मैक्सिमम या 20। हाँ ठीक है, तो 20 सही है। हाँ 80 जिनका कुछ ना कुछ सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम गड़बड़ चल रही है। हाँ। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हो सकता है, मेंटली हो सकता है, कुछ भी हो साइकोलॉजी हो सकता सकता है। ठीक है, तो आप 80 पर आप चांसेस अब क्या हो गए ज्यादा खराब होने के या खराब बढ़िया होने होने के? के। आपको कहीं स्टेज पे जाना था? हाँ। नहीं। ठीक है, आपको कहीं पर ऐसा परफॉर्म करना था? हाँ। नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आप बात करूं जो फिजिकली विदाउट स्टेरॉइड अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बढ़िया वेट ट्रेनिंग करते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, वो कितने लोग सही हैं? अगर 100 में से 80 60 80 मैं बोलता हूँ 90। 60। ठीक है 60। ठीक है, 40 के इंजरी हो गई, कुछ हो गया, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। 60 लोग ठीक है। अब चांसेस कहाँ पर ज्यादा है? ऑफ कोर्स कम हो गए, वो सारे के सारे 40 में चले गए। 40 में चले गए ना। हाँ। तो चीजें चेंज हो गई ना। हम्म। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ के साथ खेलना है हाँ या आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, गॉट इट, ये आपकी चॉइस है। गॉट इट। तो इस चॉइस पे आपको काम करना है। अब कोई भी जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि ये बंदा भी ले रहा था, ये तो ठीक चल रहा है, गुरुजी ने लिए, गुरुजी एकदम फिट है तो हम भी लेंगे, यही होता है बच्चों का। मगर गुरुजी के घर में जाके देखा है? गुरुजी की लाइफ में घुस के देखा है? हाँ गुरुजी रात को सो ही नहीं पाते हैं। हाँ गुरुजी को पैसे कमाने, इसलिए गुरुजी दिखा रहे हैं अरे जी बिल्कुल फिट है हम। तो हाँ। गुरुजी के इंटरनली क्या चल रहा है वो नहीं नहीं पता पता, आपको, हाँ। एक्सटर्नली पता है, या इंटरनली किसी को नहीं पता। नहीं पता। मैं आपके सामने ऐसे एकदम शर्ट पहन के बैठा हूँ एकदम बढ़िया। हाँ। ठीक है, आप मुझे बता ही नहीं सकते मेरे लोअर बैक में पेन है, आप बता सकते हो? नहीं मगर है क्या करें, हाँ सिंपल। है ना? तो किसी के इंटरनली क्या हो रहा है वो आप नहीं बता सकते। हाँ। तो गुरुजियों का यही है, मुझे अपने 100% रिटर्न चाहिए, 200% रिटर्न चाहिए। हाँ। मैंने 100 का माल लिया, 500 का बेच देना है, सिंपल। तो इट्स ऑल अ मनी गेम। यप। यार एक चीज और बताओ मेरे को डॉक्टर साहब, इवन इंक्लूडिंग ऑल द गुरुजीज एंड एवरीथिंग, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेनिंग स्मार्ट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग हार्ड? ओके, अगर हम ट्रेनिंग हार्ड की बात करते हैं, सबसे हाँ। पहले ट्रेनिंग हार्ड में इंटेंसिटी वॉल्यूम हाई रहती है। क्या है? ट्रेनिंग हार्ड का मतलब है कि मुझे करना है, मुझे बस लगे रहना है, मुझे नहीं पता कि सिस्टम कैसे चलता है, प्यूरिडाइजेशन क्या होती है, कब मुझे वॉल्यूम हाई करनी है, कब मुझे वॉल्यूम ज़्यादा करनी है, कितने % पे काम करना है। तो अगर हम देखें कि पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि लगा रहा है सुबह शाम। ठीक है, हाँ। इससे क्या होता है, ट्रेनिंग हार्ड से बर्नआउट आ जाता है। हाँ। बर्नआउट इन द सेंस कि आपको ट्रेनिंग एक टाइम पे बहुत पसंद थी। हाँ। आपके जीवन में ट्रेनिंग या वर्कआउट के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया कि आपको जहां आप ट्रेनिंग देख रहे हो ना, आप वहां से भाग रहे हो। हाँ। आप खड़े हो मगर आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो होता है बर्नआउट। हाँ। तो ट्रेनिंग हार्ड से बर्नआउट आ जाता है और एक टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस अप होने की जगह डाउनग्रेड में चली जाती है। हाँ। क्यों? आपकी रिकवरी नहीं होती। ठीक है, आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपका डोपामिन जो हिट करना चाहिए वर्कआउट से, ठीक है, वो हिट ही नहीं करता। हाँ। मतलब एक नेगेटिव वे में परफॉर्म करने लग जाते हो आप। हाँ। ठीक है, ट्रेनिंग हार्ड के साइड इफेक्ट हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बट एक लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बट अगर हम वही ट्रेनिंग स्मार्ट की बात करें, आप एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस देख सकते हैं अपने आप में। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप काम कर सकते हैं और आपको हर स्टेप पे आपको पता होगा कि इसके बाद मेरा स्टेप क्या है। आपको ट्रेनिंग लोड कम करना है, ज़्यादा करना है, रिकवरी बढ़िया होगी, आपका स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग हार्ड करके हम बोलते हैं कि उसने बहुत मेहनत करी मगर तब भी वो प्लेयर नहीं बन पाया, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, मगर ट्रेनिंग हार्ड करी उसने, स्मार्ट नहीं करी। तो इंडिया के कल्चर में, इंडिया के अगर आप देखोगे मेडल ओलंपिक में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हार्ड है सारी ट्रेनिंग। जो कर रहे हैं वो सिर्फ हार्ड कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, जो स्मार्ट कर रहे हैं वो प्लेयर बन जा रहे हैं। और अगर आप देखो ना, जो स्मार्ट कर रहे हैं ना वो स्मार्ट कर नहीं रहे थे। हाँ। वो आलसी थे और वो प्लेयर बन गए। हाँ। और जो हार्ड कर रहे थे ना वो बहुत मेहनती थे और वो प्लेयर नहीं बन पाए। समझ गया। तो एक्चुअली में हमको ऐसा लगा कि उन्होंने कि यार वो बच्चा तो मेहनत नहीं कर रहा था, वो मेडल मार पा रहा है, हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी मेडल नहीं मार पाया, तो उसने ट्रेनिंग हार्ड कर ली। हाँ।
मगर वो मेहनत कर रहा था अपनी तरफ से, उसका पूरा बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझे मेडल मारना है नहीं, तो गलती से उसने हार्ड कर ली और स्मार्ट रह गया। और इस पॉइंट को इंडिया में कोई समझ नहीं पा रहा, ठीक है, कि ट्रेनिंग हार्ड और स्मार्ट। तो जितने भी प्लेयर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आपको पहले मेजर करना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो या स्मार्ट। और अगर आप स्मार्ट नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी कोच, हो सकता है आपके कोच बहुत अच्छे हो, मगर उनको भी सिर्फ हार्ड वाला फैक्टर पता हो। क्योंकि आप देखो जितने भी कोचेज है ना अभी इंडिया में, ठीक है, उसमें से 60% ऐसे हैं जो ट्रेनिंग हार्ड करते थे, प्लेयर नहीं बन पाए, ठीक है, और वो कोचेज बन गए। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग हार्ड करना सिखा दिया, स्मार्ट नहीं सिखाया। तो उसकी वजह से वो प्लेयर नहीं बन पा रहे। तो मैं ऐसा इंडिया को पीछे नहीं खींच रहा हूँ, बट मैं एक रियलिटी दिखा रहा हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट आए और उससे हम ग्रो कर पाए। क्योंकि आप जब तक अपने आंखों के सामने एक अपनी ही लेयर बना के चलोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ गया। जब आप क्लियरिटी देखोगे ना, रियलिटी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको समझ आएगा ये फंडा क्या है। इसके हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है, वही हो सकता है गलत हो। चीज़ बताओ मेरे को, ट्रेनिंग से हार्मोन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रेनिंग से हार्मोन पर बेसिकली ये ना 2 वे हाईवे है। लाइक अगर आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल ऑप्टिमल है, आप बिल्कुल बेस्ट ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम रूटीन, तो आपका कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज़ होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होंगे। बट अगर हम इसके अपोजिट ले जाते हैं, अगर ट्रेनिंग ओवरलोड पीरियड में जा रही है, आप ओवरलोड कर रहे हो ट्रेनिंग का, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने की जगह आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इंजरी आपको ज़्यादा होने लग जाएंगी एज़ कम्पेयर टू जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। आप कुछ नहीं करोगे, ओवर ट्रेनिंग उसको ज़्यादा आप इंजरी प्रोन कर दोगे। तो ये एक 2 वे हाईवे है बेसिकली। जितनी बढ़िया ट्रेनिंग होगी उतना आप सेफ रहेंगे, और जितने ट्रेनिंग ओवरलोड में जाएगी या गलत गाइडेंस में करेंगे तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो कोई पर्टिकुलर नीड है इन हार्मोन्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने की? बिल्कुल, अगर आप देखें कि आपकी बॉडी में हार्मोन जैसे अप एंड डाउन होते हैं, तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती है आपकी डेली लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में और आपके स्लीप साइकिल में। अगर हार्मोन हम ऐसा मानते हैं कोर्टिसोल लेवल आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ होने लग जाएगा, हार्मोन ग्रोथ डिक्रीज़ होने लग जाएंगे और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप अगर ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे बेसिकली। और इसका अपोजिट, अगर ये सही काम कर रहे हैं, लाइक जिसको डिक्रीज़ होना चाहिए वो डिक्रीज़ हो रहा है और जिसको इंक्रीज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लाइक डोपामाइन बढ़िया रिलीज़ हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़िया बन रहे हैं, हार्मोन ग्रोथ अच्छे से लेवल अप हो रहा है और कोर्टिसोल लेवल घट रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे रूटीन लाइफ में भी। ऐसा नहीं है सिर्फ वर्कआउट में, आप अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको ज़्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे बेसिकली। अगले क्वेश्चन का आंसर इसी में दे दिया, बट मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। ओवर ट्रेनिंग और स्लीप डेप्रिवेशन, अगर कोई एथलीट है जो ओवर ट्रेन कर रहा है, स्लीप साइकिल पूरी ढंग से नहीं हो रही है, उस सब का एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये दोनों एंडोक्राइन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इससे क्या होता है, जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं या स्लीप साइकिल सही नहीं होता, आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है मसल में, और कोर्टिसोल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि स्ट्रेस ट्रेनिंग की वजह से है या आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उसकी वजह से जब आप वर्कआउट भी कर रहे हैं या अपने नॉर्मल रूटीन में भी है, वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपने स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओवर ट्रेनिंग कर लिया, अब आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, तब भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, जिसके डिसएडवांटेज हैं आपका मूड स्विंग, फोकस किसी भी काम में ना होना, और हार्मोन डिसबैलेंस होना,
आप इंजरी ज़्यादा होने लग जाएंगी, क्योंकि मसल ढंग से माइंड मसल कनेक्शन ढंग से नहीं बनेगा। तो आप कुछ भी चीज़ परफॉर्म करेंगे, आपका बेसिकली हम कहते हैं ना भाई तेरा ध्यान कहीं और है, तू यहाँ पर, तो आप वैसे उस एक स्टेज में जाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, आप कोई बोल रहा है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे आप उस काम पे, तो आपका माइंड एक सेट ऑफ स्ट्रेस में चला जाएगा और आप किसी भी चीज़ में फोकस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक डोपामीन का नाम एक आध बार आ गया है। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते टाइम डोपामीन का एक हिट मिलता है। बिल्कुल। क्यों? जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एक अचीवमेंट फील होती है। लाइक आपने वर्कआउट किया तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होगी, जिससे आपको अचीवमेंट लगेगी, उससे आपका डोपामिन रिलीज होगा, क्योंकि वो एक हैप्पी हार्मोन है। जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे तो आपकी ऑल ओवर बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आपके हार्मोन अच्छे से रिलीज होंगे, जिनको इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज होंगे, जिनको कम होना चाहिए वो कम होंगे। तो अब जब आप ये परफॉर्म करेंगे, डोपामिन हिट होगा, तो वो आपको एक अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर में इम्प्रूव करेगा आपके लाइफस्टाइल को, आपकी परफॉर्मेंस को। गॉट इट। तो आई बिलीव डोपामीन एडिक्शन के टाइम पे भी लाइक विद सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज होता है। बिल्कुल। डोपामिन को ये नहीं पता कि आप क्या गलत चीज़ से डोपामिन हिट हो रहा है या सही चीज़ से हो रहा है। Okay. वो किसी भी चीज़ से हिट हो सकता है। तो जब वो वर्कआउट के वे में अगर हम लें, तो जब आपको एक एडिक्शन हो गई वर्कआउट की, तो उस स्टेज में क्या होगा, जब आप रेस्ट पीरियड को भी आप नहीं लेंगे, आपको लगेगा कि जब मैं करूँगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, जब आपको एडिक्शन हो जाए एक सर्टेन लाइन तक सही है, बट अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो आप इम्प्रूव करने की जगह आप अपने आप को डी फेज में ले जाएंगे। बेसिकली आपकी सारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लग जाएगी। उससे क्या होगा, आपके जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उसके अपोजिट चलने लग जाएगी। तो ये डोपामिन हिट एडिक्शन कब बनता है, जब आप रोज एक हाई इंटेंसिटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप एक ट्रेनिंग फेज आपका लिए होता है कि बस जाओ जिम में और तोड़ दो। तो जब आपने आज मेरे को 10 पे टूट रहा हूँ, तो मेरी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी वर्क की। तो अब मुझे डोपामिन दोबारा हिट करने के लिए मुझे 11 परफॉर्म करना पड़ेगा, 11 इंटेंसिटी से, फिर 12 इंटेंसिटी से। अगर मैं रोज उसको इंक्रीज करूँगा तो मेरी जो बॉडी है वो ओवरलोड में चली जाएगी। और जिसके अभी डिसएडवांटेज मैंने अभी बात की कि उससे आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लग जाएगी और आपका पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। गॉट इट। तो डोपामीन का जब इतना हाई चल रहा है, यू नो लाइक रोज मिले जा रहा है, हिट मिले जा रहा है, क्या न्यूरॉन्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का? लाइक कैन न्यूरॉन्स गेट डिसेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स डोपामीन? बिल्कुल। जैसे भी मैंने बात करी, आप रोज ओवर ट्रेनिंग में जाएंगे, ठीक है, तो आपका फोकस नहीं हो पा, ठीक है, आपके जो न्यूरॉन हैं वो स्लो परफॉर्म करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मसल ऑलरेडी एक फटीग में है, ठीक है, आपका जो कोर्टिसोल लेवल है स्ट्रेस की वजह से, ओवरलोड की वजह से वो इंक्रीज हो चुका है। तो आपके न्यूरॉन जो है वो स्लो हो जाएंगे एज कम्पेरेटिव जब आप हेल्दी होंगे। जब हम कहते हैं ना कि अगर आप बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं, बढ़िया डाइट ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, आप एंजाइटी से आउट हो जाएंगे। मगर इसका अपोजिट भी है। तो कोई भी एक्सेसिव वे में अगर आप चीज़ कर रहे हैं, किसी भी वे में, लाइक अगर आप हम बोलते हैं कि पैसा कमाने का किसी को जोश चढ़ जाता है, तो अगर वो भी आप एक्सेसिव वे में आ जाता है, तो भी वो आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो एक्सरसाइज भी वैसे ही है। अगर आप प्रोटीन बढ़िया होता है, अगर आप प्रोटीन भी एक्सेसिव वे में लेंगे तो वो भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। तो कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव वे में हो रही है वो आपके लिए नुकसान करेगी। गॉट इट। तो आपके जो भी एथलीट्स हैं, आप उनका डोपामीन, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन कैसे रेगुलेट करवाते हो? बेसिकली जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो सबसे पहले हमको किसी को भी गाइड करना होता है, नॉलेज देनी होती है
कि आपको ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि रोज आपको आकर अपने आप को तोड़ना है, अपने फुल 100% पोटेंशियल पे ट्रेनिंग करनी है। Got it. ठीक है, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल दिखाते हैं उनको कि आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने सिर्फ 50% पे ट्रेनिंग करेंगे और कभी कभी हम स्किल वर्क करेंगे, कभी कभी हम अपने 100% की जगह हम अपने 120% तक जाएंगे, Got it. अपने आप को बियॉन्ड आवर लिमिट पुश करेंगे, Got it. और कभी कभी ओनली 50% पे ट्रेन करेंगे। ये सब एक स्मार्ट ट्रेनिंग का पार्ट है। और जब अगर कोई एथलीट हार्ड ट्रेनिंग करता है तो उस स्टेज में एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद बर्न आउट आ जाता है, और उसके ही अगर हम स्मार्ट ट्रेनिंग करते हैं तो एक फ्लो में चलती है और उसका आउटपुट और रिजल्ट बेटर आता है। तो बेसिकली आप पीरियडाइजेशन को यहाँ पे हाँ, involve हम करोगे। पीरियडाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे हम बात करते हैं कि डी लोड, लोडिंग फेज, डी लोडिंग फेज, तो हम वैसे छेड़ रहे हैं इसको। Got it. कब आपको कंपटीशन में कब अपनी हाई वॉल्यूम रखनी है, कब इंटेंसिटी को लो करना है, कब इंटेंसिटी हाई रहेगी वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी, जैसे हम डी लोड में करते हैं। Yeah. तो ये इसके बेसिस पे हम पूरा एक प्लान बनाते हैं साइंटिफिक वे में, ना कि ऐसे कि आज मुझे लग रहा है कि हम ऐसे ट्रेनिंग कर लेते हैं, आज मुझे लग रहा है कि ऐसे ट्रेनिंग कर लेते हैं। Got it. ऐसे नहीं, पूरे प्लान के साथ, साइंटिफिक रीजन के साथ। Got it. हाँ, सो अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो एक बहुत ही जनरल लाइक एथलीट्स के बारे में बात हो गई। फीमेल एथलीट्स के लिए हार्मोनल बैलेंस एंड परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप आपने क्या देखा है अभी तक? अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी पूरे मंथ में सेम परफॉर्म नहीं करती ओके। ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन। तो उनकी जो फीमेल बॉडी होती है वो 2 फेजेस में परफॉर्म करती है। तो लूटियल फेज और फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो फर्स्ट टू 14 डे होते हैं उसमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, और जिससे उनकी बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर पाती है और उनकी एनर्जी हाई रहती है। वहीं सेकंड में लूटियल फेज में बॉडी में प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, जिससे उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फेज, फर्स्ट एंड 14 डे के बीच में जो रहता है। तो उस टाइम पे हम उनको स्किल सिखाते हैं। हम उनकी मोबिलिटी पे काम करते हैं, हम उनको जो ऑफ सीजन में गाइडेंस होती है वो ढंग से प्रोवाइड करवाते हैं। मगर अगर एक एथलीट कोई फीमेल है, उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि एक फीमेल एथलीट अपने आप को उस फेज के लिए भी रेडी कर चुकी होती है, उनकी मसल उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहती हैं, वो उनकी मसल बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है अपनी ट्रेनिंग को। तो उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, इसीलिए। और जो फीमेल में नॉर्मल फीमेल हैं, जो जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन करा है या नॉर्मल रूटीन जो जिम जाते हैं, नॉर्मली अपना ऑफिस करते हैं या हाउस वाइफ है, उनमें ये ज़्यादा डिफरेंस दिखता है एज कम्पेयर टू एथलीट। तो फॉर फीमेल्स ट्रेनिंग कैसे चेंज हो जाती होती है? लाइक कोई ट्रेनिंग के मेल्स अलग तरीके से ट्रेन कर रहे हैं या फीमेल्स अलग तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं क्या इन दोनों की ट्रेनिंग पैटर्न्स में? सबसे पहले एक मिथ मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो मस्कुलर हो जाएंगी। उनकी बॉडी जो है मैन जैसी दिखने लग जाएगी, ब्रॉडर हो जाएगी। बट ऐसा बेसिकली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मसल बनाने का काम है वो है टेस्टोस्टेरोन का, और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे और हाई इंटेंस पे ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी टोन होगी। सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन हटाना पड़ेगा। सेकेंडली, मेल और फीमेल में ट्रेनिंग का फ़र्क क्या होता है? अगर हम न्यूट्रिशन वाइज बात करें तो फीमेल में आयरन और कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू मेल। इसका रीज़न है क्योंकि उनकी जब मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आयरन और कैल्शियम उनका रिलीज हो जाता है। तो उनकी डाइट में आयरन और कैल्शियम को ज़्यादा रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में मसल जो होती है वो मेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इसीलिए प्रोटीन में मेल को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है कंपैरेटिव में। और हम साइकोलॉजिकल अलग बात करें, अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें फीमेल्स और मेल की, तो मेल को नंबर चाहिए होते हैं।
Yeah. मेल को Absolutely. काउंट डाउन पसंद है, तो उनको काउंट डाउन के बेसिस पे ट्रेन करना होता है. लाइक उनको अगर रनिंग कर रहे हैं तो उनको ड्यूरेशन चेंज करनी है कि मैं कम से कम समय में करूं. और अगर लिफ्टिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर हिट करने हैं. मेल में ये रहता है. फीमेल में अगर वो फिजिकली, इमोशनली, सोशली कैसे भी इम्प्रूव हो रही हैं तो वो उसमें सेटिस्फाई होती हैं कि मुझे एक अचीवमेंट लेवल का फील हो रहा है. बट मेल में सिर्फ दो बेसिस पे होता है कि मुझे या तो बड़ा नंबर अचीव करना है या काउंट डाउन बेसिस पे ट्रेन करना है. Got it. क्योंकि मेल ईगो बीच में आता है. Yeah. फीमेल में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल ट्रेनिंग के बेसिस पे. Got it. Got it. अच्छा एक बात बताओ, आई एम श्योर आपने इंजरीज तो बहुत देखी हैं in your personal journey so far. What is the toughest part of getting injured? इंजरी में टफेस्ट पार्ट आपका पेन नहीं होता. Okay. टफेस्ट पार्ट होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरे को इंजरी हो गई है Yeah. और अपनी एक्सपेक्टेशन को उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज करना कि मैं ये पहले परफॉर्म करता था, अब मैं उतना नहीं कर पाऊंगा. क्यों? मुझे इंजरी हो गई है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको अपने गोल को सेट करना होता है कि मैं क्या कर सकता था से शिफ्ट करना है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ. Got it. तो That's good. उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेनिंग को आगे फर्दर मूव कर पाएंगे. और अपने रीहैब को आपको ये नहीं सोचना है कि ये टाइम पास हो रहा है. रीहैब को आपको अपनी ट्रेनिंग को समझ के करना पड़ेगा. Got it. क्योंकि Yeah. वो आपको ग्रो करवा रही है ना, वापस आपको उस बेसिस पे लेकर जा रही है जहां पर आपकी परफॉर्मेंस थी. तो सबसे पहले बिलीव सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपने. क्योंकि अगर बिलीव सिस्टम आपका डाउन हो गया, क्योंकि आपकी एक एथलीट की मूविंग बॉडी ही उसकी पहचान होती है. True. अगर हम उसकी पहचान ही छीन ले, जब इंजरी होती है तो मूवमेंट छीन जाती है, तो एक एथलीट की पहचान छीन जाती है. Yeah. तो जब एथलीट की पहचान छिनती है तो वो डीमोटिवेट होता है, Absolutely. सेल्फ डाउट आ जाता है. Yeah. तो सबसे पहले बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग को अकॉर्डिंगली, जैसी भी आपको इंजरी है जिस भी ग्रेड की, उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्दर उसके मॉड्यूल सेट करने पड़ेंगे या अपनी गाइडेंस जिससे भी आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. Got it. आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स वगैरह में भी लाइक इंजरीज होती होंगी. व्हाट डू यू टीच योर एथलीट्स अबाउट गेटिंग इंजर्ड? अगर मेरे किसी भी एथलीट को इंजरी हो जाती है तो अभी बताया ना मैंने आपको, गाइडेंस अगर अच्छी मिल रही है Yeah. तो जो मैंने आपको बताया मैं उनको बहुत एक्सप्लेन करके वो चीज़ें समझाता हूँ. Okay. बेसिकली उनका एक सेशन होता है जिसमें सिर्फ यही समझाना है कि आप इंजर्ड हो गए हैं, आप इस चीज़ को माने और अब इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमने ये चीज़ परफॉर्म नहीं करी अभी जो हमारी नीड है तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे. Got it. True. Very true. हम वापस आने की वजह हम चले जाएंगे कि हम कभी उठ ही ना पाए. हमारे साथ ये भी हो सकता है. Yeah. तो जितना अच्छा आप किसी को गाइड करोगे, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आप करने वाले हो वो सब आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करने वाले हो अपनी लाइफ में. Yeah. मैं जो भी बोल पा रहा हूँ या जो भी मैं करूँगा अपनी लाइफ में, वो जितनी मेरे पर इंफॉर्मेशन आती रहेंगी या जो मुझे गाइडेंस मिलेगी मैं उसके बिहाफ पे करूँगा. बिल्कुल. तो आप कैसे गाइड कर रहे हैं और कैसे अपने चीज़ों को समझा रहे हैं या समझ पा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैं अपने एथलीट्स को या मैं जिनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ मैं उनको पहले ये चीज़ों को समझाता हूँ, उनकी बिलीफ सिस्टम को पहले रीजनरेट करता हूँ और उसके बाद उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करता हूँ. ब्यूटीफुल. एक चीज़ बताओ, कितना रेयर है कोई वो एथलीट जो कभी इंजर ही ना हुआ हो? ऐसे 0% एथलीट होंगे जिनको कभी इंजरी नहीं हुई है. Okay. जो भी सीरियस एथलीट हैं हाँ. और सीनियर एथलीट हैं, हाँ. हर किसी को इंजरी होगी. Yeah. बट यहाँ पर काम करता है कि आपको उसको समझ के आपको अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है या आपको सिर्फ लगे रहना है और अपने जो भी परफॉर्मेंस है या जो आने वाली आप रीबिल्ड कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना है. Got it. तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको जितना अच्छा आप समझ पाओगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे. Got it. उन चीज़ों के अकॉर्डिंग. तो फिजियोलॉजिकली बात करें अगर, टिश्यू डैमेज के टाइम पर बॉडी में इंटरनली आखिर होता क्या है?
जब हमारे को इंजरी हो जाती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो 3 फेज में आप रिकवर करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन फेज आता है, जिसमें आपकी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है वहां पर, जिसको आप कंप्रेस करके और आइसिंग करके कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी रीमॉड्यूलिंग, जिसमें आपके जो सेल हैं वो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो कोलेजन की हेल्प से बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब आपका फाइबर दोबारा बन रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो 3rd फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी उसकी जो भी जहां पर इंजरी हुई है उसकी मोबिलाइजेशन को वापस ला रहे हैं। तो जब आपके ये 3 फेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसमें आई एम श्योर लाइक जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपने आइसिंग का नाम लिया है, इसमें रेस्ट का नाम लिया है, बट ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन का इम्पैक्ट है एंड इन्फ्लेमेशन का इम्पैक्ट को कम करना प्लस रिकवरी टाइम को कम करना, ये कैसे किया जा सकता है? कोई और तरीका है इसको करने का? हाँ बिल्कुल, आप अपने डाइट के थ्रू, आप अपनी जो भी आप थेरेपीज ले रहे हैं, आजकल बहुत एडवांस थेरेपीज आ चुकी हैं, जिसके थ्रू जिस ग्रेड की इंजरी है और जोन से इंजरी है, आप उससे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। उन स्टेरॉइड से, कुछ स्टेरॉइड्स आते हैं, कुछ थेरेपीज आती हैं, तो उनसे आप जल्दी रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक एथलीट की लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि वो धीरे धीरे इन चीज़ों से ठीक करे। बिल्कुल, उसको एक फास्ट रिकवरी चाहिए। तो उसके पूरे एक पैटर्न होता है, थेरेपीज होती हैं, फिजियोथेरेपी, स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उनके थ्रू और न्यूट्रिशन बेस पूरा चेंज हो जाता है जब आपको इंजरी होती है। वो सब डिपेंड करता है आपको क्या इंजरी है, किस लेवल की इंजरी है, वो उन चीज़ों से आप उसकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए? डाइट में आपको कोलेजन इंप्रूव कर देना चाहिए, ओमेगा 3 ऐड कर देना चाहिए, प्रोटीन इनटेक जिस अकॉर्डिंग आपको इंजरी हुई है और जिस लेवल की हुई है उसके अकॉर्डिंगली। मे भी हो सकता है जब आप इंजरी हो आपको, उससे पहले आप बहुत हार्ड ट्रेन करते हो, है ना, तो उस टाइम पे आपका प्रोटीन इनटेक बहुत अलग हो, तो उस टाइम पर क्या स्टेज है आपका, BMR क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। वाओ, इंटेंस। एक चीज़ आई थिंक हमने इससे पहले भी शायद से बात करी थी, बट आई एम गोना टच दिस टॉपिक अगेन। जो इंसान ट्रेन कर रहा है वर्सेस जो इंसान ट्रेन नहीं कर रहा, उनके हीलिंग टाइम में फ़र्क होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेन इंसान है, उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो अनट्रेंड है। फैट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। BMR बिल्कुल, बॉडी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है। मसल, अगर कंपोजिशन मसल ज़्यादा है आपके पास, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी एज कम्पेयर टू जो अनट्रेंड है, क्योंकि इंजरी जब आपकी मसल में हुई, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा सेल होंगे और ज़्यादा अच्छे सेल होंगे कंपेरेटिवली जो अनट्रेंड है, और ब्लड सर्कुलेशन उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ बताओ, कौन सी रिकवरी ज़्यादा मुश्किल है, साइकोलॉजिकल या फिजिकल? अगर मेरे अकॉर्डिंग हम देखें तो साइकोलॉजिकल जो है वो ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू फिजिकल, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजिकल आप सेट हो गए तो आप फिजिकली कर लोगे बहुत इजीली। Absolutely. अगर आपको जिम जाना है तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको जिम तक जाना पड़ेगा। आपने अगर मान लिया है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो आप कर लोगे। हो सकता है आप कम वेट से करो, हो सकता है आप इंटेंसिटी कम हो, आपकी वॉल्यूम कम हो, मगर जाने तक का माइंडसेट कौन बनाएगा? बिल्कुल। और अगर आपने रेपिटेशन कर लिया, एक टाइम आता है जब आपकी मसल आपका साथ छोड़ देती है, वहां पर आपकी मेंटल टफनेस काम आती है। True. कि आप उसको कितना ज़्यादा पुश कर सकते हो और उसका कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। अगर आप मेंटली बहुत साउंड हो, तो आप रिकवरी बहुत अच्छी होगी और आप उतना अच्छा ट्रेन कर पाएंगे। और अगर माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्शन भी वीक हो जाएगा और उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। एक फुटबॉलर है, ज़्लाटान इब्राहिमोविच नाम है उसका। आई एम श्योर आपने सुना होगा, ही इज़ लाइक अ लिविंग लेजेंड रादर। सो इब्राहिमोविच के बायलैटरल नी, आई थिंक ACL भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, उसके 2-3 लिगामेंट टूट गए थे एक ही मूव में।
बट ही केम बैक स्ट्रॉन्गर देन हाउ ही वॉज बिफोर द इंजरी, एंड वो भी रिकॉर्ड टाइम में, लाइक 3-4 महीने में ही वॉज बैक. आपके हिसाब से ज़्लाटन ने क्या करा होगा कि ही केम बैक स्ट्रॉन्गर? जैसे अभी हमने बात करी कि सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया होगा, कि उन्होंने माना होगा कि मुझे इंजरी हो गई है. ठीक है, समझा होगा कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इंजरी हो गई. हाँ. फिर उसके बाद उन्होंने उसके रीहैब को एज एन ट्रेनिंग लिया होगा. ओके. ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि उन्होंने रीहैब को ऐसा लिया होगा कि बस कर रहा हूँ मैं. जब उन्होंने रीहैब को ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया होगा और विजुअलाइजेशन किया होगा कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड आपका बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बॉडी. अगर हम देखें एक ह्यूमन ने अभी 500 kg लिफ्ट किया डेड लिफ्ट में, जो ह्यूमनली परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था आज तक. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं उस डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर रहा था तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा बच्चा उस बार के नीचे है. हाँ, एडी हॉल ने यही कहा था. हाँ. बिल्कुल. तो जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने बोला मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मसल तो ट्रेन कम के लिए थी, मगर मेंटली उन्होंने वो वेट लिफ्ट किया था. Correct. ना कि फिजिकली. तो जब एक एथलीट भी फिजिकली स्ट्रांग होता है और फिर उसके साथ मेंटली वो टफनेस ले आता है अपनी, तो वो एक बेटर आउटपुट के साथ बेटर रिजल्ट दे पाता है अपनी किसी भी परफॉर्मेंस में और किसी भी गेम में या स्पोर्ट्स में या जर्नल लाइफ में. Got it. एक चीज बताओ, क्या कोई इंजरी एक एथलीट को थोड़ा काम बनाती है? एक इंजरी, जब एथलीट को इंजरी आती है तो वो उसको अपना फेस दिखाती है. वो उसको समझाती है कि कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस में जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी. मे बी हो सकता है वो ओवरलोड हो, मे बी हो सकता है वो मसल इम्बैलेंस हो, मे बी हो सकता है कि स्ट्रक्चर या मूवमेंट पैटर्न ठीक ना हो. तो वो एथलीट को समझाती है, बेसिकली उसको एक मिरर प्रोवाइड करवाती है जिससे उसको पता लगता है अपने बारे में. जब आपको अपने बारे में पता लगेगा तो आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि हम कभी भी किसी से भी झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से नहीं. एब्सोल्युटली. तो जब एक एथलीट को समझ आती हैं चीजें तो वो बेटर आउटपुट के साथ आता है, अगर वो उन चीजों को समझता है तो. एक बात बताओ, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा लाइक एक अंडरटोन है यहाँ पर. चलो सबको पता है कि एक एथलीट को इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैच्योर होना पड़ता है, बट बिना किसी इंजरी के हाउ डज एन एथलीट गेन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू यू? जब एक एथलीट ट्रेन होता है तो हर एथलीट की लाइफ में लूज और विन आता है. ठीक है, हर एक एथलीट के डेज में बैड डेज और गुड डेज होते हैं जिसमें उसकी बॉडी परफॉर्म नहीं करती. बट जब एक एथलीट का बैड डे होता है तो वो जितना स्ट्रांगली परफॉर्म करता है वो उसका इम्प्रूव करता है इमोशन, उसका साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, वो उसकी परफॉर्मेंस और उसके ब्रेन में मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज करता है. इसकी वजह से एक एथलीट का माइंडसेट एक नॉर्मल माइंडसेट से बहुत डिफरेंट काम करता है. तो ये जब हम ऐसे आपका नर्चर, जो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो सबसे ज़्यादा आपका रोल प्ले करती है इसमें. क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार सुनोगे, आपके पास कोच वैसे हैं, आपके पास सराउंडिंग वैसी है, आपके एथलीट जो हैं आपके सराउंडिंग में वो उन चीज़ों को समझ चुके हैं, जो मैच्योर एथलीट हैं, तो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे वैसे ही काम करने लग जाएगा. तो आपको जब एक चीज़ को बार बार सुनोगे तो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो धीरे धीरे वो आपकी साइकोलॉजिकल में फीड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करने लग जाएंगे. और जब आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे तो जब आप उस स्टेज में और उस फेज में जाकर ट्रेन करेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी मैच्योरिटी को इंक्रीज करेगा. उसके बाद सेकंड आता है आपकी विजुअलाइजेशन, कि आप उन चीज़ों को फील करो जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करनी है. वो जब आप उसको फील करोगे तो आपको एक पुश मिलेगा उन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों को
हैंडल करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेज पर पहुंच जाओगे इजीली, आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो आपकी मेंटल स्टेज को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है और उससे आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। Got it. ये आप अपने सारे एथलीट्स को बताते हो ऐसे करने के लिए? बिल्कुल। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो कोई भी एथलीट बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले होता है आप अपने गुड और बैड दोनों फेज उस एथलीट को बता के चलो कि आपके लाइफ में ये करने से ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो जब आप पहले से किसी को क्लियरिटी दे दोगे, आपने उस स्टेज के लिए पहले से ही एथलीट को ट्रेन कर दिया, तो जब एक्चुअली में होगा ना उसके साथ, तो वो बैकआउट नहीं करेगा, वो उससे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता होगा कि ये हो सकता था या होना था। कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता था और कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती ही है, तो दोनों फेज उसको पता होंगे उस स्टेज के। Got it. तो अब एक चीज बताओ, एक एथलीट है, ऑलराइट, एथलीट में पेशेंस एंड कंपेटिटिवनेस, ये दोनों चीजें इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकती हैं? ये दोनों एक ही फेज में काम करते हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं है। ओके। और ऐसा क्यों है? जब आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी तो आपका जो पेशेंस है वो आपको धीरे धीरे पेशेंस लेवल डिक्रीज होता रहेगा, ओके। क्योंकि जो आपको मिल गया आप उसमें संतुष्ट हो गए। हाँ। आपने जिस दिन आप संतुष्ट हो गए ना, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती रहेगी, आप उस दिन इंप्रूव करना बंद कर दोगे। इंटरेस्टिंग, यस। हाँ। या तो आप इंक्रीज करोगे या आप डिक्रीज करोगे। एक स्ट्रेट लाइन कभी भी आपकी लाइफ में, आपकी परफॉर्मेंस में नहीं होती है। तो पेशेंस लेवल बहुत अच्छी बात है, मगर कॉम्पिटिटिवनेस को कंट्रोल करने के लिए पेशेंस बना है। ओके। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस में रहोगे तो आप बहुत अग्रेसिवली जाओगे, मगर पेशेंस होगा तो एक कंट्रोल मैनर में जाओगे, जहां आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये एक ही पार्ट है और एक साथ काम करते हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं है। गॉट इट। किसी भी एथलीट के लिए मेंटली टफ होना आई एम श्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? लाइक कोई भी एथलीट हो, ये इनबिल्ट होता है या आप इसको ट्रेन कर सकते हो? ये इनबिल्ट भी होता है और ये ट्रेन भी हो सकता है। ओके। ठीक है। क्यों? जैसे नेचर जो होता है वो कभी कभी ऐसा होता है, आपकी सराउंडिंग ऐसी होती है, आप बहुत हार्ड होते हो, ठीक है, आपका सराउंडिंग आपको प्रिपेयर कर देती है, बट सम सिचुएशन में आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है तो आपकी मेंटल टफनेस इंक्रीज होती है। क्योंकि मेंटल टफनेस अगर हम बात करें तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम डीप में समझे कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप बोलो कि मैंने ये कर लिया, बहुत मुश्किल से किया है, बट आपने वो मुश्किल से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी इसलिए आप कर पाए, आपको पता था उसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है। तो मेंटल टफनेस, मुझे ऐसा लगता है मेंटल टफनेस से जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी तब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे और मेंटल टफनेस इम्प्रूव होती रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी और आप एथलीट को अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करवाएंगे, क्योंकि आप उनको कब अंडरस्टैंडिंग आएगी? जब आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जब आप उनको बेटर गाइडेंस देंगे। तो आप जब बेटर गाइडेंस देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मेंटल टफनेस अपने आप आ जाएगी। जब एक एथलीट हारता है तो उसको उस टाइम पर एक हार को हार की तरह नहीं, उसको उस टाइम पर डाटा कलेक्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो डाटा ही आपका एक मेडल बनता है नेक्स्ट इवेंट में। और जब आप जीतते हैं तो आपको ग्राउंडेड लेवल पे रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप हाई हो गए, आप बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लग गए, तो आप वहां पर हार जाएंगे आगे कुछ इवेंट में। तो ये सब कैसे आया? ये सब अंडरस्टैंडिंग से आया। अब मैंने बोला डाटा आपका मेडल बनेगा, तो डाटा मेडल कैसे बनेगा? जब आप अंडरस्टैंडिंग होगी आप। तो मेंटल टफनेस कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। गॉट इट। एक बात तो, ईगो आपने बताया कि जरूरी है, ठीक है, ईगो का कितना रोल रहा है इन बिल्डिंग यू ऑन अ पर्सनल लेवल? ईगो दो साइड काम करती है।
एक ईगो होती है जो आपको इम्प्रूव करती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, Yeah. और एक ईगो होती है जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ब्रेक कर देती है, वहाँ पर रोक देती है। तो जब आपको लगे कि ये ईगो ये मेरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही है, मेरी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा रही है, तो वो ईगो आपके लिए बहुत बढ़िया है। Got it. अगर मेरे पास ईगो नहीं होती तो मैं जब हारा तो मैं उठ नहीं पाता। That's true. और Yeah. मैं उठा किस वजह से? मेरी ईगो की वजह से। तो ईगो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में। जरूरी नहीं है वो एथलीट हो, आप Got it. जब भी गिरोगे तो सिर्फ ईगो ही है जो आपको उठाएगी। Got it. तो ईगो एक दो वे का प्रोसेस है। तो आपको समझना पड़ेगा आप किस साइड में हैं। हाँ. तो मैं जिस साइड में था मेरे लिए बेटर थी तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। हाँ. हो सकता है कि आगे वो कभी बढ़ने लग जाए, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर रुकना है और कैसे उस चीज को रोकना है। ये तो चलो आपकी बात होगी, राइट, कि आपको पता है ईगो कहाँ रोकनी है। आप एक एथलीट को कैसे ट्रेन करोगे, कि अपनी ईगो यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे नहीं रखनी? जैसे अभी मैंने बताया कि आपको जब लगे आपकी परफॉर्मेंस उस ईगो की वजह से इम्प्रूव हो रही है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव कर रहा है वो ईगो बहुत बढ़िया है। Got it. जब आपको लगे कि वो इम्प्रूव नहीं कर रही, आपको डिक्रीज कर रही है, तो उस ईगो को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही पहला गोल है। हाँ. बट साथ में आप जब मेडल जीतते हैं, आप कुछ अचीव कर लेते हैं, और जो ईगो है वो कुछ टाइम के लिए रहेगी अगर आप उस फेज में ईगो में आ जाते हैं। मगर जो आपका ह्यूमैनिटी है वो आपको आपकी लेगेसी क्रिएट करेगी। नाइस. तो आप किस वे में इंप्रूव कर रहे हैं ईगो को लेकर, वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। Got it. Got it. एक बात तो, कोई अधेड़ एथलीट देखा है जो बात मान के तैयार ही ना हो आपके? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत एथलीट होते हैं कि आप उनको समझा रहे हो, वो कोचेबल नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली. हाँ, तो आपको सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा कि उनको चीज़ों को समझ आए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ एक इंडिविजुअल तब करता है जब चीज़ों की समझ नहीं होती। ओके. अगर मान लो किसी की लाइफ में ऐसा है कि वो कुछ भी वो करे जा रहा है किसी भी वे में, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Yeah. मगर जैसी इंजरी हुई वो सब कुछ समझ गया। हाँ. तो उसको समझ की जरूरत थी या उसका मेंटल स्टेट गलत था? उसको समझ की जरूरत थी। तो जब ऐसा कोई प्लेयर हो जिसको समझ ना आए चीजें, अधेड़ हो जैसे आपने अभी बताया, तो उसको सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, नहीं, वो अधेड़ एक सही वर्ड है उनके लिए, तो उनको समझाना जरूरी है। आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब आप अपना बेस्ट, मैं एज एन कोच अपना बेस्ट देना चाहूंगा। अगर मैंने अपना बेस्ट दिया, वो नहीं समझ पाया तो एक अलग चीज है, मगर मैं अपने पीक तक जाऊंगा उसको गाइड करने की, क्योंकि मेरा काम है। क्योंकि जो अधेड़ होता है वो ही असली प्लेयर होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अधेड़ आदमी को ये नहीं, अगर अधेड़ आदमी ने आपकी मान ली ना, तो वो आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। और एक प्लेयर में दिमाग नहीं होना चाहिए। जिस दिन एक प्लेयर में दिमाग आ जाता है वो प्लेयर नहीं रहता है। ओके। वो कोच बनने की तरफ चला जाता है। क्योंकि आप गलत और सही बोल रहे हो तो उसको चीजें समझ आ गई। एक कोच का काम है उसको गलत क्या है और सही क्या है वो बताना। वो खुद समझने लग गया, खुद चीजों को डिफाइन करने लग गया, तो प्लेयर नहीं रहता। Got it. तो प्लेयर एक अधेड़ आदमी ही बनता है। Got it. तो इससे एक और क्वेश्चन निकल कर आता है। अधेड़ इन द सेंस मैं इसको ले लेता हूं, somebody who is very obsessed। ठीक है, डिसिप्लिन या ऑब्सेशन क्या जरूरी है? डिसिप्लिन आपकी एक फाउंडेशन है, ऑब्सेशन उसको डायरेक्शन देता है। ओके। अगर आपके पास एक ऑब्सेशन नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है, तो आप डिसिप्लिन से चल रहे हो, बट आपका एक टारगेट अग्रेसिवली उतना आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। Got it. आपको एक ऑब्सेशन होगा तो आप चाहोगे कि आपका डिसिप्लिन और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा एज कंपेरेटिवली जब आप सिर्फ डिसिप्लिन में परफॉर्म कर रहे हो। और जब आपके अंदर ऑब्सेशन आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बट एक हेल्दी मैनर में। क्योंकि हर चीज का एक्सेसिव बेटर नहीं होता, सब चीज एक्सेसिव मैनर में डिसएडवांटेज देती है। तो कोई भी चीज एक्सेसिव मैनर में हो रही है तो डिसएडवांटेज देगी। मनी शर्मा कितना ऑब्सेस्ड है?
मनीष शर्मा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। हाँ। बहुत ज़्यादा का मतलब कि एक बार एक इवेंट था जिसमें सब 25 ईयर मिनिमम एज वहाँ पर 22 थी। आई एम ओनली वन हु इज 17। ओके। एंड वहाँ पर डेडलिफ्ट थी लाइक 120 और एक पूरा इवेंट था। मैं उस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद वहीं पर गिर गया और मेरी बॉडी टोटली श्रिंक कर रही थी। और मुझे उठा के गाड़ी में रख कर लाया गया। उसके 15 दिन बाद तक मैं पैर भी नहीं ला पाया अपना। तो मेरा एक्सेसिव था। तो मुझे उसको कंट्रोल करने की जरूरत थी। जैसे अभी मैंने बताया था, आपने पूछा था जब कि आपको चेंज करना हो तो क्या करना हो, तो मैंने बताया था कि मुझे धीरे भागना था। मैं थोड़ा तेज भागा। तो मनीष शर्मा में वो थोड़ा सा एक था जिसको कंट्रोल नहीं कर पाया। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चीज़ों को मैंने डाइवर्ट करके एक अच्छे मैनर में ही लगाया। बट हो सकता है जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ रास्ता अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, मगर गोल आज भी वही है, कल भी वही रहेगा और पहुंच कर रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू। एक चीज बताओ, ऑब्सेशन बिल्ड कर सकते हैं कभी किसी में? बिल्कुल। जब आपको एक टारगेट मिल जाता है ना, आपको एक गोल मिल जाता है, तो आप उस गोल की तरफ अचीव करने के लिए आपको अपने ऑब्सेशन को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। जैसे कैसे करें ऑब्सेशन? पागलपन को कैसे बंदा इम्प्रूव करे अपने? लाइक अगर मैंने आपको बताया कोई चीज़ आपके आप देखेंगे, हम यूपीएससी को बहुत हार्ड मानते हैं, ठीक है, मगर बिहार में यूपीएससी बहुत इजीली ब्रेक कर देते हैं। क्यों? आई मीन फितूर है वहां पर, उनको पता है कि यही एक चीज है जो उनको उनके प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकालेगी। हाँ। उनके पास उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो उनका ऑब्सेशन कैसे बना? उनकी गरीबी से। उनको पता लगा कुछ नहीं था। तो जब एक एथलीट को या किसी भी इंडिविजुअल को आप उसकी इम्पोर्टेंस दिखाएंगे, उसका टारगेट दिखाएंगे, तो वो क्रिएट हो जाएगा। वो ऑब्सेशन के साथ पैदा नहीं हुए थे, मगर जब उन्होंने सराउंडिंग देखी, उन्होंने देखा इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो उनका क्रिएट हुआ ना। तो पागलपन क्रिएट हो जाता है, बट जरूरत है एक सही गोल की, और आपके अलाइन है या गोल वो नहीं उस चीज की। एक चीज बताओ, कैन यू ट्रेन ऑब्सेसिवली अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए? बिल्कुल, मगर एक नॉलेजेबल बेस पर। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि मेरे रूटीन में या मेरा एथलीट आज ज़्यादा पुश कर सकता है, मेरे रूटीन में है कि 100% है और वो अपने 200% तक भी जा सकता है, तो मुझे वहाँ पर एक अग्रेसिवली उसको पुश करना होगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इसकी सही फॉर्म है, ये सही परफॉर्म कर रहा है, इसको इंजरी नहीं होगी, मगर इसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। पहले अगर आपको याद हो, गुरुजी डंडा लेकर रहते थे, बेल्टिंग प्लेट ने सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या था, वो डिसिप्लिन के साथ, ऑब्सेशन के साथ ट्रेनिंग हो रही थी। और आज भी मैंने देखा है, अगर मैं किसी को एथलीट को बोलता हूँ कि चल बहुत बढ़िया, एक बार एक और रैप मारेंगे, ठीक है, हो जाएगा, तो नहीं होता। मगर जैसे ही मैं डंडा लेके खड़ा होता हूँ ना, तो वो रैप हो जाता है। रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड है वो। आप देखो एक ऑब्सेशन टाइप हो गया ना कि मैं अग्रेसिवली पागलपन के साथ उसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसे ट्रेन करते हैं एक सही मैनर में, तो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं, और आप किसी को भी इंडिविजुअल को भी जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है उसको भी अपने बेस्ट आउटपुट और बेस्ट वर्जन तक ला सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके एथलीट की। कोई बंदा इंडिविजुअली ट्रेन कर रहा है अगर, ठीक है, वो कैसे ये चीज मेंटेन करे? कोई इंडिविजुअली ट्रेन कर रहा है, तो अगर आपको एक बड़े लेवल पर जाना है एज एन एथलीट, ठीक है, और बेस्ट आउटपुट निकालना है, तो सबसे पहले यू नीड कोच। और अगर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आपको अपने अंदर अपने टारगेट को लेकर अग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका टारगेट सेट नहीं है और आप उसके लिए उतना अच्छे से अपना 100% दे ही नहीं सकते, तो वो आपका टारगेट है ही नहीं। यार मेरे को एक चीज समझाओ, आपको अपनी लिमिट पता है, मेरे को अपनी लिमिट पता है। मेरे को पता है कि यार मेरे को
कि मैं 200 किलो की मैं डेडलिफ्ट मार सकता हूँ, बट मैं ये काम रोज नहीं कर सकता, मैं ये काम हर हफ्ते नहीं कर सकता, मैं ये काम हर 2 महीने में एक बार ही कर सकता हूँ। मेरे को ये चीज़ पता है, आपको ये चीज़ पता है, बट जो एक लड़का है जिसके पास नहीं है इतने पैसे टू गेट अ कोच, ठीक है, बट वो अपने गांव के जिम में जहाँ पे वो 200 रुपया महीने का भर रहा है, वो कैसे इस चीज़ को करे, लाइक हाउ वो अपने एक लेवल तक कैसे पहुंचे कि जहाँ पे उसको पता है कि हाँ ये मेरी लिमिट है अभी। बिल्कुल। तो हमको आजकल फ्री इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है यूट्यूब पे। तो आपको आपके पास पैसे नहीं है मगर आपके पास फ़ोन तो है, yeah. तो आपको एक अच्छा मेंटोर, ठीक है, आप फ़ोन पर भी ढूंढ सकते हैं। Okay. और एक जो भी वो नॉलेज दे रहे हैं, लाइक हमारा ही पॉडकास्ट है, इससे भी उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, समझने की मिल सकती हैं। तो जब वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा तो अपने 100% दे पाएगा, और उसको कैसे ट्रेनिंग करनी है, किस फेज़ में कम करना है, लोड ज़्यादा करना है, वो इजीली समझ पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि फ़र्क आएगा, बट जहाँ पर वो है वो वहाँ पर नहीं रहेगा। खैर यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जब फ़ोन की बात करी तो इंस्टाग्राम तो आता ही है मेरे ध्यान में। एक एथलीट में और एक इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर में क्या फ़र्क है? एक जो एथलीट होता है वो इंटरनली अपने आप को ग्रो करता है थ्रू एफर्ट्स, और जो एक इंस्टाग्राम वाला होता है वो अपने आप को इम्प्रूव करता है एक्सटर्नली थ्रू एंगेजमेंट। ओके। दोनों में फ़र्क होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में, एफर्ट और एंगेजमेंट में। अगर एक एथलीट ट्रेन कर रहा है तो उसका मोटिव है मैं इंप्रूव कैसे करूं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाऊं। एक इंस्टाग्राम का मोटिव है कि मेरी रीच कैसे बढ़े, एंगेजमेंट कैसे बढ़े। अगर इसका कॉम्बिनेशन बन गया तो कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा कंटेंट है वो हमको ना बनाए, हम कंटेंट को बनाएं। क्योंकि आजकल क्या है, जो एंगेजमेंट में आ रहा है, जो रीच बढ़ा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने परफॉर्मेंस और अपनी डाइट और अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, कंटेंट नॉट क्रिएट यू, यू क्रिएट कंटेंट। गॉट इट, ब्यूटीफुल। कोई आपका फेवरेट एथलीट या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर है ऑनलाइन? ऑनलाइन एज सच तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ। मेरे ऑफलाइन बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। ठीक है, उनमें से मेरे एक सर जिन्होंने मुझे बचपन से चीज़ों को समझाया, और वो एक बहुत ही हाईली मेरे जीवन में उनका सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, जो भी मैं हूँ। तो उनको मैं एक अपना आइडियल मानता हूँ। और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत ही बढ़िया लेवल पर थे। तो मेरे लिए वो बेस्ट है। नाम तो बताओ। नवीन दहिया। नवीन दहिया। यप। ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, बट वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो गवर्नमेंट टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन के। तो उन्होंने ही मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया पूरी लाइफ में। और मेरी भाभी भी हैं, उन्हीं की वाइफ, उन्होंने भी मेरे को हर एक स्टेप पे, तो वो दोनों मेरे लिए एक आइडियल और जिन्होंने मेरी ग्रोथ में हेल्प करी, तो वो हैं। गॉट इट, ब्यूटीफुल। और अब ये बताओ, वो कौन से एथलीट हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एनीबॉडी, जो आप किसी को रेकमेंड कभी भी नहीं करोगे टू फॉलो? ओके, ऐसे हैं जितने भी नेटी लोग हैं, जो कहते हैं खुद को नेटी। हाँ, जो खुद को नेटी कहते हैं, जो खुद को नेटी कहते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर हैं वो नेटी है ही नहीं। ठीक है, दैट्स वेरी वैलिड। जो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और नेटी कहते हैं, वो नेटी कोई भी नहीं है। रीज़न क्या है, आप किसी एज में या किसी भी लेवल पर इतना मसल मास गेन कर ही नहीं सकते फैट लॉस के साथ। Got it. हाँ, that's true. और आप कंटिन्यू, हम आपको 3 ईयर से 4 ईयर्स या 1 ईयर से देख रहे हैं, आप सेम कंडीशन को फॉलो कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी फिजिक्स सेम है, और आपकी ग्रोथ ही हो रही है, मसल मास बढ़ रहा है, फैट नहीं बढ़ रहा। तो हमारी जो एजुकेशन है वो सब वेस्ट हो गई। वो जो इन्फ्लुएंसर हैं वो सब एजुकेशन से भी अबव हो गए। वो कैसे?
तो बैक हैंड में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता. हाँ. तो सम टाइम ये मोटिवेशन का काम करते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको एक बेंचमार्क दे देते हैं जितना भी यूथ है, और वो बेंचमार्क आपको एक गलत प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आप अपने आप में हार जाते हैं. आपकी इम्प्रूवमेंट की जगह आप उनको अपना बेंचमार्क मानकर आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं. आप अपने आप पे सेल्फ डाउट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ देखा जो उन्होंने दिखाया. बैक हैंड में क्या हुआ आपने नहीं देखा. पता. तो ये रियलिटी मैं इसलिए जो भी आपको शॉर्टकट दे रहे हूँ, आपको कुछ ना कुछ सेल आउट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और जो आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हो उनको मैं कहूँगा कि आपको फॉलो नहीं करना चाहिए. Got it. खुद के साथ वल्नरेबल हो. अगर आप वनरेबल नहीं होगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है. ये समझ, मैंने बताया ना, एक अधेड़ आदमी ही कुछ कर पाता है. तो ये एक अधेड़नेस है. Beautiful. Adherence. Nice. I'm gonna note this down. तो जब आप इस पे काम करते हैं, आप इसके इस बेसिस पे काम करते हैं, तो ही आप कुछ आपको मिलता है, या आप क्योंकि आपको पता लग गया मुझे 10 घंटे 8 घंटे सोना है, ठीक है. मगर जब आप काम करते हैं चीज़ों में तो पता नहीं लगता. तो मैं सोचूं नहीं भाई टाइम हो गया, सो जाते हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे उस लेवल के अकॉर्डिंग. आपको बर्नआउट से भी बचना है, बट आपको एक वनरेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जहाँ पर अपने सॉफ्ट हर्ट को ले आए वहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी अपने लाइफ मॉड्यूल में हो, और कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वनरेबिलिटी नहीं है तो यू कांट इम्प्रूव योर सेल्फ. Got it. अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो टू बी वल्नरेबल विद देमसेल्व्स? जब स्टूडेंट को जब मैं अभी मैंने बताया कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर पुश करना है, कहाँ पर रोकना है. और एक एथलीट में दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो तभी एथलीट बनता है. तो ये मेरा काम है कि उनको कहाँ पर पुश करके उनकी वल्नरेबिलिटी तक लेकर जाना है उनको. तो वो मेरा काम है. तो मैं अपने एथलीट को ऐसे ट्रेन करता हूँ, और जिनके पास ऐसे कोचेज नहीं है वो अपने आप को थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लान करें, मगर थोड़ा सा अग्रेसिवनेस के साथ, थोड़ा सा, क्योंकि वो ओवरलोड में कन्वर्ट ना हो जाए. Now with this podcast episode finishing, I'm sure आपके पास कुछ ना कुछ questions तो ज़रूर होंगे. अगर आपके पास कुछ questions हैं, please type them out in the comment box. I'm sure me and Dr. Mani would love to take them up in a future episode. Now अगर आपको ये episode पसंद आया हो, like, share and subscribe. Thank you so much for making health a dinner table conversation. This is the Dr. Wash Rinse podcast. My name is Dr. Akash Sehgal, and I'll see you in the next one.